है तो हम 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मैथ का रियल नंबर। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स सिंपली क्या है, सिंबल है या फिर साइन है। साइन मतलब निशान है एक, ये भी सारे के सारे निशान है। इसको हमने मीनिंग अटैच कर दिया। क्या मतलब, ये सारे के सारे एक निशान है जो लोगों ने बना दिए और हर एक निशान को एक मीनिंग दे दिया। इसको क्या मीनिंग दिया है कि इसका मतलब हो गया एक क्वांटिटी, इसका मतलब हो गया दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, चार क्वांटिटी। तो ये वो सिंबल्स हैं जिनको हमने क्वांटिटी वाली मीनिंग असाइन कर दी है। मीनिंग मतलब इसका मतलब क्या हो गया, जब जहां पे भी आप ये लिखा हुआ देखेंगे तो ये एक साइन है और देखते ही हमारा ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये वन है। वन तो एक सिंबल है, सिंबल जो कि क्वांटिटी के बारे में बताता है। मैथमेटिक्स में उसको नंबर्स कहते हैं। तो नंबर्स क्या है, एक सिंबल्स हैं जो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। तो क्वांटिटिव सिंबल्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसको ऐसे समझ लो कि जीरो है ये, ठीक है। जीरो मतलब कुछ भी ना होना, नथिंगनेस। उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो हमें बहुत सारे पॉजिटिव्स नंबर मिलने लगेंगे। कोई रियल लाइफ में ये लाइन नहीं होगी, ये सिर्फ इमेजिन कर लो कि ये एक लाइन है जहां पे नंबर पड़े हुए हैं। ऐसा कहीं तुम दुनिया में मिलेगी नहीं जगह जहां पे ये नंबर पड़े हुए हो। तो अगर हम इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, ठीक है। +1, +2, +3, ऐसे ही इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो नेगेटिव मिलेंगे, तो -1, -2, -3, इस तरीके से नेगेटिव इनफाइनाइट। तो सिंपली नंबर्स क्या होते हैं, साइन, निशान, जिनको मीनिंग अटैच कर दिया है किस चीज का, क्वांटिटी का, कि क्वांटिटी बताएंगे। मैथमेटिक्स खेल ही पूरा नंबर्स पे है और साइंस पे है। साइन मतलब ये एक साइन बना दिया, इसको तुम मीनिंग अटैच कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब साइन ही तो थे, इनको मीनिंग अटैच कर दिया, हम उसका लॉजिक लगा के यूज करने लगे। तो मैथमेटिक्स पूरा खेल साइन पे चलता है, ठीक है। अब ये जो नंबर्स हैं वो क्वांटिटिव साइन है, ये जो है ऑपरेटर्स हैं। ऐसे ही तुम्हारे x, y, z जो होंगे वो वेरिएबल हो जाएंगे। अब क्योंकि नंबर थोड़े बहुत तो है नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं, इनफाइनाइट, कभी हम गिन ही नहीं सकते जिंदगी भर, अगर गिनने बैठेंगे तब भी नहीं गिन सकते। तो कह रहा है कि हमें पढ़ना है नंबर्स को, तो इसको इजी बना दें हम किसी तरीके से। क्या मतलब, हम इसको डिवाइड कर देंगे बहुत सारे कैटेगरी में। जैसे तुम 9th क्लास में पढ़ के आए होगे, इवन नंबर होते हैं, ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं रिस्पेक्टिवली, या फिर तुम्हारे प्राइम नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं, अलग अलग उनकी अलग अलग खासियत है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन हमारा इस चैप्टर में जो पढ़ना है हमें, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो नंबर लाइन पे आ सकते हैं। इसमें रेशनल भी होंगे, इर्रेशनल भी होंगे, कंपोजिट, प्राइम, इवन, ऑड, अलग अलग पढ़ोगे, सबको मिला के हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जो तुम सोच सकते हो, ठीक है, वो रियल नंबर होते हैं। उनमें कैटेगराइज कर दिए गए, फर्दर हमें पढ़ने के लिए आसान समझ में आ जाए इसलिए। तो अभी हमारा इस चैप्टर का जो स्कोप है वो अभी हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर और एंटाई प्राइम नंबर। अब एंटाई प्राइम एक्चुअल में बुक्स में जो होगा वो कंपोजिट लिखा हुआ होगा, तो एंटाई प्राइम का मतलब कंपोजिट नंबर ही होता है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, हमारा पहली एक्सरसाइज के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इसको प्राइम नंबर को और कंपोजिट नंबर को समझने के लिए हमें एक चीज का समझना बहुत जरूरी है, वो होते हैं फैक्टर्स। के मैथमेटिक्स में फैक्टर्स क्या होते हैं, एक बार हम फैक्टर्स को समझ गए तो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बहुत आसान हो गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है। तो फैक्टर को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मैं एक नंबर ले लेता हूं रैंडमली, कोई 10 ले लिया फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको डिवाइड करना स्टार्ट करता हूं। मैंने 2 से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 3.3 का बार आएगा। मैंने 10 को 4 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 5/2 या फिर यूं कहो 2.5 आंसर आएगा, ठीक है। जब मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया तो इसका आंसर 2 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। ये बहुत सारे डिवीजन है, 10 को मैंने अलग अलग नंबरों से डिवाइड किया है। तो पहले वाले पे हम फोकस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 10 को 2 डिवाइड कर रहा है और जो आंसर आ रहा है उसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है। डेसिमल वैल्यू ना होने का मतलब क्या होता है, पॉइंट वाली वैल्यू ना होना। तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं, ये होल नंबर है। इसका मीनिंग क्या है, इससे क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि इसमें रिमाइंडर नहीं बचा होगा। क्या मतलब, 2 5 जा जब मैं 10 करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, यानी रिमाइंडर 0 बचना ये पहचानना है तुम्हें। तो सिर्फ आंसर्स देख लो, आंसर में अगर पॉइंट है तो रिमाइंडर बचा है, कुछ ना कुछ तो बचा है, और अगर पॉइंट नहीं है तो रिमाइंडर नहीं बचा है। तो इसमें रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, हाँ, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, इसमें रिमाइंडर बच रहा है, इसमें भी रिमाइंडर बच रहा है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू है। इसमें रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, क्यों नहीं बच रहा है रिमाइंडर, एक बार फिर से चेक करा देता हूं मैं। 5 10, 5 2 जा 10, 10 - 10 0, तो इसमें भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है।
तो जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है उसको हम अभी देखते हैं। ये 4 है जिसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये है 10 को 2 पूरे तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। पूरे तरीके से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर ना छोड़ना या फिर पॉइंट वाली वैल्यू ना देना आंसर में। 10 को 5 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, 10 को 10 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है और 10 को 1 भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। यानी एक नंबर है 10 जिसको 1 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, 2 पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, 5 पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है और खुद 10 को पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो वो नंबर जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब आंसर पॉइंट में ना आना या फिर रिमाइंडर ना बचना, जैसे चाहो आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। तो वो नंबर जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहे हैं वो कहलाएंगे 10 के फैक्टर। ये 10 के फैक्टर हैं। 10 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, 10, 1, 2, 5। तो किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं? वो नंबर जो उसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक बात और, मैंने 10 के जब फैक्टर चेक करना स्टार्ट किए तो 0 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि किसी को नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, वो अनडिफाइंड आ जाता है। वो कभी कभी उसको इनफाइनाइट भी लोग लिख लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो हम 0 से चेक नहीं करेंगे, हम 1 से चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4 कहाँ तक जाते हैं? मैक्सिमम जो नंबर है वहां तक जाते हैं, बस 10 तक चेक करते हैं। ऐसा क्यों? उसके आगे क्यों नहीं चेक करते हैं? क्योंकि उसके आगे बड़े नंबर आने लगेंगे इससे। तो जब 10 से बड़ा नंबर नीचे होगा, अगर 20 भी है तो भी वो पॉइंट में वैल्यू देगा, ये तो शर्त है। यानी कि किसी भी नंबर के फैक्टर उससे बड़े हो ही नहीं सकते, उससे छोटे ही होंगे। ठीक है, ये मीनिंग हो गया इसका फैक्टर्स का। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे उनको फैक्टर्स कहते हैं। ओके, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर देंगे। पूरे तरीके से डिवाइड करने का मतलब ये है रिमाइंडर नहीं बचेगा या फिर जो आंसर आएगा वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो कोई भी नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा तो दूसरे नंबर का ये पहला वाला नंबर जो है वो फैक्टर्स बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लो, 7 है, 6 है, 8 है या 9 है, ये अलग अलग नंबर है। अगर मैं इन सबको 1 से डिवाइड करूं, अगर मैं 7 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आपको क्या लगता है आंसर क्या आएगा? दोबारा से 7 आएगा। ऐसे ही 6 को 1 से डिवाइड करूंगा, दोबारा से 6 आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करूंगा, 8 आएगा। 9 को 1 से डिवाइड करूंगा, 9 आएगा। यानी मैं दुनिया के किसी भी नंबर को, x मान लो कोई भी नंबर है, वो 1 से डिवाइड करूंगा तो दोबारा से मुझे x ही मिल जाएगा। ये वाला सीन है, यही तो होगा। इनफैक्ट 0 से भी अगर मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो 0 ही आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, एक इसका मतलब ये हो गया कि 1 हर किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 1 हर किसी का फैक्टर हो गया। तो हाँ, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। हर किसी को 1 डिवाइड कर देगा तो 1 हर किसी का फैक्टर हो गया। दूसरा केस, डिवीजन का ये रूल होता है, मान लो कोई ऊपर एक नंबर है 30, नीचे भी सेम नंबर है। जब डिवाइड करते हुए 2 नंबर सेम आ जाते हैं तो आप आंखें बंद करके उसका आंसर 1 लिख दो। यही तो है, 13 बन जा 13 होगा, 14 बन जा 14 होगा। तो कोई भी नंबर है x, अगर मैं उसको x से ही डिवाइड करूंगा सेम नंबर से, तो कुछ भी नंबर हो तो यहाँ पे कितना आना है? 1 आना है आंसर। 1 क्या है? डेसिमल नंबर नहीं है, पूरा नंबर है। इसका मतलब x को x पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो किसी भी नंबर का एक और फैक्टर है जो कंफर्म होगा वो खुद, यानी कि मेरे पास कोई एक नंबर है 9, 1 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। दूसरा, ये खुद 9 से भी डिवाइड होगा। यानी हर किसी नंबर के 2 फैक्टर तो कंफर्म है ही हैं कि एक तो 1 और एक वो खुद, वो तो फैक्टर होंगे ही होंगे। उसके अलावा शायद हो और ना हो, उस केसेस में हम देख लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 10, तो ये 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 1 तो उसका फैक्टर है ही है। दूसरा कौन सा कंफर्म फैक्टर होता है? 10, यानी खुद जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता ही होता है। उसके अलावा 2 भी फैक्टर होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी फैक्टर होगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 होगा। 10 हमने लिख दिया। उसके अलावा हम इससे बड़े नंबर चेक करेंगे ही नहीं, वो कभी इसके फैक्टर होंगे ही नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है इनके ये फैक्टर्स हैं। ऐसे ही कोई एक और नंबर लिख लो, 12 लिख लो। 12 के एक तो आंखें बंद करके लिख सकते हो कि 1 उसका फैक्टर होगा। अभी देख के आए, किसी भी नंबर का 1 फैक्टर होता ही होता है और वो खुद फैक्टर होता ही होता है। बाकी कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है इसका फैक्टर, 5 नहीं 6 भी होता है। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमने लिख दिया। ये तरीके से। अब एक और नंबर ले लो 30, आंखें बंद करके 1 उसका फैक्टर होगा, 13 उसका फैक्टर होगा। उसके अलावा 1 के अलावा 2 नहीं है क्योंकि 2 डिवाइड नहीं करेगा इसको, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5, 6, 7 ऐसे ही कोई भी नंबर 13 तक इसको डिवाइड करेगा नहीं। 13 से आगे चेक करना बेकार है, वो कभी उसके फैक्टर होंगे नहीं। तो 13 के सिर्फ ये 2 फैक्टर है और ये 2 फैक्टर तो हर किसी के होते ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, तो इसमें नया क्या है? 17 ले लो, इसमें भी यही केस होगा कि ये 1,
वो सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। छोटा नंबर दो तो ऐसे करके 3 ले लो, 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इन सब चीज में एक चीज कॉमन है कि हर किसी का एक तो 1 फैक्टर है ही है, शर्त है हर किसी नंबर का 1 फैक्टर होगा ही होगा, और एक दूसरा फैक्टर और है 10 का 10 फैक्टर है, 13 का 13 फैक्टर है, 17 का 17 है, 3 का 3 है और 12 का 12 फैक्टर है, यानी खुद और 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। ठीक है, अब इसमें नया क्या है, इन तीनों में कुछ अलग दिखता होगा आपको। हाँ, इसमें जो कंफर्म 2 फैक्टर होते हैं बस वही फैक्टर है, उसके अलावा कोई और नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है। इनमें 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स हैं। तो ये जो होते हैं ना, जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा मतलब 2 तो कंफर्म होंगे ही होंगे, हमें पता है हर किसी के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा अगर ज्यादा फैक्टर एक भी मिल जाए नंबर हमें एक्स्ट्रा, या ज्यादा भी मिल सकते हैं, अगर ज्यादा फैक्टर्स मिल जाएंगे तो वो नंबर कहलाएगा आपका कंपोजिट नंबर, एंटाई प्राइम नंबर। ठीक है, वो नंबर कहलाता है आपका एंटाई प्राइम नंबर। ठीक है, एंटाई प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। इंडिया में मोस्टली कंपोजिट नंबर ही यूज होगा, शायद ही आपने एंटाई प्राइम नंबर सुना हो। मैं एंटाई बोल रहा हूं, आप एंटी भी बोल सकते हो, एंटी प्राइम नंबर। ठीक है, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है सिर्फ। तो मोस्टली आपने कंपोजिट नंबर ही सुना होगा। तो 2 फैक्टर और उसके अलावा अगर फैक्टर है तो वो एंटाई प्राइम यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। बस सिंपली क्या डेफिनेशन है, वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बस इसका ये हो गया। तो ये क्या होंगे, इसके एग्जैक्टली 2 हैं, 2 तो होते ही हर किसी के, और उसके अलावा कोई है ही नहीं नंबर जिनको डिवाइड कर दे, तो इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर्स में और कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है, देखो प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होंगे ही होंगे, एक तो खुद और एक 1, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होगा। अगर कोई और फैक्टर नहीं है तो वो प्राइम नंबर है। और एक भी अगर अलग आता, मान लो इसमें, मान लो होगा तो नहीं, 7 से अगर ये होता डिवाइड तब ये प्राइम नहीं बचता। 2 जो होने थे 1 और खुद वो तो हो गए, उसके अलावा एक भी नंबर एक्स्ट्रा आ गया जो उसको डिवाइड कर रहा है तो ये प्राइम नहीं एंटाई प्राइम बन जाता, यानी कंपोजिट नंबर बन जाता। तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या फर्क होता है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे इस केसेस में है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का रियल लाइफ में क्या यूज केस होता है। ओके, तो हमने अभी पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो जो 2 नंबरों से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली 2 नंबरों से, एक तो खुद या फिर 1 से। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकते हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। पर ठीक है, हमने प्राइम नंबर भी पढ़ लिया और कंपोजिट नंबर भी पढ़ लिया, पर इसका रियल लाइफ में हमारे क्या यूज केस होता है। तो नॉर्मली जो हम प्राइम नंबर्स पढ़ते हैं, प्राइम नंबर्स को हम सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत यूज करते हैं। क्या मतलब, कंप्यूटर, आपने मैसेज किए होंगे व्हाट्सएप पे, तो चैट में नीचे को लिख के आता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, या फिर फेसबुक पे तुमने ऐसा देखा होगा कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड लिख के आता है। इसका मीनिंग होता है आपके मैसेज दूसरे वाले शख्स को जो आप भेज रहे हो वो दोनों के ही बीच में है, और कोई बीच में आके हैक नहीं कर सकता और चुरा नहीं सकता इस तरीके से। ठीक है, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड जो होता है वो एक एल्गोरिदम से होता है, RSA एल्गोरिदम उसमें यूज होती है, या फिर उसका कोई एडवांस वर्जन होता होगा, तो उसमें प्राइम नंबर यूज करता है। यानी कि प्राइम नंबर, बहुत बड़े बड़े प्राइम नंबर यूज करेगा। कंप्यूटर के लिए प्राइम नंबर के फैक्टर तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ढूंढते रहेगा कौन कौन से फैक्टर हैं, बहुत बड़ा ले लिया, क्योंकि फैक्टर होंगे ही नहीं, 2 ही फैक्टर होंगे, लेकिन वो तो चेक करेगा ना, बहुत उसे नहीं पता ये प्राइम नंबर है नहीं है, तो लगभग उसको सालों साल लग जाते हैं, मतलब 1000 साल 2000 साल लग जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे अभी जो मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, क्योंकि अभी तक के कंप्यूटर जो बने हैं वो इस काबिल नहीं है कि RSA एल्गोरिदम को बाईपास कर सकें। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्राइम नंबर सिक्योरिटी में बहुत काम में आते हैं। अब बात आई कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर को समझाने के लिए कि वो कैसे डे टू डे लाइफ में यूज हो सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। A नाम का एक शख्स है जिसको हमने 100 रुपए दे दिए, B नाम का शख्स है जिसको हमने 60 रुपीज दे दिए। अब इनको रैंडमली एक जगह भेज दिया और इनसे कहा कि तुम्हें पैसे बांटने हैं। उनको नहीं पता कि वहां पे कितने लोग होंगे। तो अब जैसे ही वो उस जगह पहुंचे, A नाम का शख्स, तो अगर उसको एक शख्स मिला होगा तो 100 के 100 रुपए उसको दे देगा, यानी कि ये एक है तो 100 को बांट देगा, 100 रुपए उसको दे देगा। अगर 2 लोग हैं तो 50-50 रुपए दोनों को बांट देगा, 4 लोग हैं तो 25-25 रुपए बांट देगा, 5 लोग हैं तो 20-20 रुपए बांट देगा, अगर 10 लोग हैं तो 10-10 रुपए बांट देगा। यानी 100 को वो इतने नंबरों को बांट सकता है आराम से बगैर पॉइंट में लाए। यानी कि 25 क्या 100 से डिवाइड करूंगा तो 4 आंसर आएगा, यानी कि ये 25-25 रुपए 4 लोगों को बांट सकता है, पूरे पूरे पॉइंट में नहीं, पूरे पूरे। तो इससे कुछ कहानी याद आ रही होगी आपको। हाँ, यही तो कहानी है कि 100 के ये फैक्टर्स हैं, 1 भी फैक्टर है, 100 भी फैक्टर है, बाकी ये बीच में जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं वो 100 के फैक्टर्स हैं।
फैक्टर्स और ये पैसे बांटने का रिलेशनशिप क्या है, किसी भी चीज को डिवाइड करते हो, बांटना मतलब डिवीजन होता है। तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, अब तुम हर एक शख्स को 20 रुपए दोगे तो बताओ कितने लोगों को बांट सकते हो, तुम डिवीजन ही तो करते हो, 5 आंसर आ जाता है, 5 लोगों को बांट सकते हो। लेकिन ये तो अब कर रहे हो, जब मैथमेटिक्स बिल्कुल न्यू बनी थी तब वो डिवीजन नहीं जानती थी, वो क्या करती थी, बार बार सब्ट्रैक्शन करती थी कि 20 रुपए पहले वाले शख्स को दे दो, एक को दे दिए 80 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 60 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 40 रुपए बचे, फिर 20 रुपए दे दो 20 बचे, फिर 20 रुपए दे दो 0 बचे। अब 0 बचे है ही नहीं पैसे, 1 2 3 4 5 5 लोगों को बांट दिए। तो इस तरीके से डिवीजन होता है अंदर ही अंदर। ठीक है, अब तुम सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कि भाई 100 रुपीज हैं, 20 रुपीज बांटने हैं, कितने लोगों को बट जाएंगे, 5 लोगों को बट जाएंगे। तो ये बांटने बांटने का तुमने देख लिया, डिवीजन ही होता है। और डिवीजन में अभी हम देख के आए हैं कि डिवाइड करना, और पूरे तरीके से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले का पूरी तरीके से फैक्टर है। तो 100 के इतने फैक्टर्स हो गए, यानी 100 को इतने नंबरों से बगैर पॉइंट में आंसर आए हम बांट सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 60 का है। अब एक चीज देखोगे, 100 बड़ा नंबर है, 60 छोटा नंबर है, लेकिन इसके ज्यादा फैक्टर हैं और इसके कम फैक्टर हैं। यानी कि 100 को यूज करना और 60 को यूज करना, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया जाए कौन सा नंबर यूज करोगे तो 60 यूज करेंगे। जो मैथमेटिक्स की थोड़ी सी समझ रखते होंगे वो 60 को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और वही रूल हुआ, क्यों 60 को यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है। मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर प्रॉब्लम होगी, कोई भी आप नया फॉर्मूला बनाओगे तो कोशिश करोगे कि ऐसा नंबर आए जो ज्यादा से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाए, ताकि डिवीजन आसान हो जाए उसका। ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 60 रखना अकलमंदी है, क्योंकि ये ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, इनमें से कोई नंबर पड़ जाएगा जो डिवाइड कर दे पूरी तरीके से इसको। लेकिन 100 के सिर्फ 9 ही फैक्टर है, 9 ही ऐसे नंबर हैं जो 100 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन 60 के 12 ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज हुआ है? हाँ हुआ है। बेबोलियन ने जो ट्राइंगल का एंगल रखा था एक, जिनके तीनों एंगल बराबर होते हैं जिस ट्राइंगल के, उसका एक एंगल जो रखा था वो 60 रखा। वो 100 भी रख सकते थे, रीजन बता दिया मैंने। उन्होंने 60 क्यों रखा? क्योंकि वो ज्यादा जो है कंपोजिट नंबर है। ज्यादा कंपोजिट नंबर मतलब ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, लेकिन ये वाला कम कंपोजिट है, ये ज्यादा कंपोजिट है। ऐसा होता है मैथ में? हाँ ऐसा है। इनको और इनको कंपेयर कर सकते हो, फिर कह सकते हो ये हाईली कंपोजिट नंबर है, ये नहीं है इतना हाईली कंपोजिट नंबर। तो जब 60 यूज किया और 66 ट्राइंगल को अगर तुम लाइन से रखोगे, ठीक है, तो वो 360 डिग्री बना देगा। इसीलिए सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ना कि 100 डिग्री। मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन आता था जब मैं पढ़ता था कि 360 ही क्यों रखा, मतलब क्या कोई रूल ही नहीं बन रहा ना, 360 100 रख देते, क्योंकि 100 बहुत जगह हमने देखा है, परसेंटेज में देखा है या फिर रियल लाइफ में बहुत जगह यूज करते हुए देखा है हमने 100 को। हमें लगता है सिंपल है इसलिए, क्योंकि 2 0 है ना इसलिए। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि कंपोजिट में भी बहुत सारे होते हैं, हाईली कंपोजिट होते हैं और कुछ लो कंपोजिट होते हैं। तो ये रीजन हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं उनको 97 रुपीज दे दूं उसी शख्स को, ए वाले शख्स को, अब वो बांटेगा तो या तो एक शख्स को पूरे रुपए दे दे, या फिर ठीक है एक शख्स को पूरे रुपए दे दे, या फिर कोई केस ही नहीं है, दूसरा कोई सीन इसमें है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ज्यादा क्यों नहीं बांट सकता? अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसके 2 ही तो फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक खुद। तो ऐसे नंबरों को तो हम प्राइम नंबर कहते हैं ना। हाँ, तो प्राइम नंबर ज्यादा नंबरों में बट ही नहीं सकते, तो 97 दे देना मतलब बेचारे के ऊपर वबाल दे देना है कि भाई बांटो, तुम बांट सकते हो। तो ये रीजन हो गया। इसीलिए ज्यादातर कंपोजिट नंबर हमारे कैलकुलेशन में बहुत यूज होते हैं। प्राइम नंबर जहां पे सिक्योरिटी का मसला होता है, क्योंकि उसके फैक्टर्स नहीं होते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। डेफिनेशन पढ़ने बैठ गए तो अभी समझ में नहीं आएगी, पहले हम चीजों को समझेंगे, फिर डेफिनेशन हमें बिल्कुल हलवा लगेगी। तो अब समझते हैं। हमने पढ़ लिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनके 2 फैक्टर होते हैं। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 5 7 इस तरीके से। अब इन किसी को भी तोड़ के लिखना चाहोगे, तोड़ के लिखने का मतलब है 5 को किसी और तरीके से लिख सकते हो। हाँ, 5 1 जा 5, तो कुछ और ऐसा यूनिक मिला नहीं हमें, क्योंकि 1 से कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो 5 को नहीं लिख सकते, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है उनको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। 23 को क्या ही लिखोगे, 23 इंटू 1 जा 23, उसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है। लेकिन इसके अलावा कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर है उनके अलावा कंपोजिट नंबर, तो 4 है, ठीक है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सब कंपोजिट नंबर होंगे। तो क्या इनको तोड़ के लिख सकते हो? हाँ। 4 को कैसे लिख सकते हो तुम? 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 8 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या हो गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8, 4 2 जा 8। ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना, तीनों बराबर हैं। मैथ के हिसाब से इन तीनों में कोई भी फर्क नहीं है सिवाय इनकी लेंथ के। ठीक है, ऐसे ही तुम 10 को भी लिख सकते हो। 5 इंटू 2 10 हो गया इस तरीके से। तो सिंपली क्या हो गया,
ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको हम तोड़ के लिख सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको लिखने के, ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर के सिर्फ एक ही तरीका होता है लिखने का, 20 इंटू 23 है तो 23 बन जाए 23, 23 का 23 ही होगा। तो कंपोजिट नंबर को बहुत सारे नंबरों से मिलकर लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है जितने भी कंपोजिट नंबर हैं दुनिया में वो सिर्फ प्राइम नंबर का इस्तेमाल करके लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 12 है, ठीक है, 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6 इंटू 2, ठीक है, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो इसके दो तरीके हो गए। इनमें से तुम अगर देखोगे ये वाला नंबर भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, ठीक है, और इसका ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है और ये प्राइम नंबर है। तो ये वाला जो ऑर्डर है ये सारे के सारे प्राइम है और सारे के सारे प्राइम मिलके एक कंपोजिट नंबर बना देंगे और ये जो होगा वो यूनिक होगा। यानी अगर मैं सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके 12 को बनाना चाहूं तो सिर्फ ऐसे ही बना सकता हूं और कोई भी तरीका नहीं हो सकता। ये तरीके में कंपोजिट आ रहा है। तो प्राइम नंबर का अगर मैं यूज केस ले लूं तो 12 को सिर्फ मैं ऐसे ही लिख सकता हूं और कोई तरीका नहीं है अगर मैं सारे के सारे प्राइम नंबर यूज करूं। हाँ, अनटिल अनलेस कि उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। ऑर्डर मतलब 2 को तुम शायद पहले लिख दो, 3 बीच में लिख दो और 2 बाद में लिख दो, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो दोनों 2 पहले लिख लो फिर 3 बाद में लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें क्या देखना है कि 3 एक बार आया है और 2 2 बार आया है, तो बस ये 3 एक बार और 2 2 बार मिलके ही 12 बनाएंगे। उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो 12 को बना दे। तो यहीं से बनती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डेफिनेशन। एवरी कंपोजिट नंबर में से एक ही कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। वो प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर में लिखे जा सकते हैं। प्राइम नंबर प्रोडक्ट मतलब आपस में मल्टीप्लाई करना। कैन बी एक्सप्रेस, 12 को ऐसे भी लिख सकते हो, 12 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। द फैक्टराइजेशन, फैक्टर तोड़ना, ठीक है, फैक्टर में तो क्या, इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। यानी ऑर्डर को अगर छोड़ दें उसके अलावा यूनिक है। यूनिक मतलब 2 बार 3 लिख दो, 1 बार 2 लिख दो, ऐसा काम नहीं चलेगा। 1 बार 3 और 2 बार 2, बस ये ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे लिख सकते हो, इन तीनों में से कोई सा भी रीजन लिखोगे तो मीनिंग यही है, 2 बार 2 है और 3 जो है वो 1 बार है। तो यही होती है आपकी फंडामेंटल ऑफ थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के 2 टाइप के नंबर होते हैं अभी, मतलब जो पढ़ रहे हैं हम, कि कंपोजिट नंबर होंगे या फिर प्राइम नंबर होंगे। तो प्राइम नंबर को तो हम लिख ही नहीं सकते, वो तो अपने आप में ही एक यूनिक है, ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर बहुत सारे प्राइम नंबरों को मल्टीप्लाई करके आपस में लिखा जा सकता है। कोई भी कंपोजिट नंबर बहुत सारे प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है और उनका जो ऑर्डर होगा उसको अगर इग्नोर मार दो, ऑर्डर मतलब 3 चाहे तुम बाद में लिख दो, 3 बीच में लिख दो, उस ऑर्डर को इग्नोर मार दो तो वो यूनिक है। यानी 1 बार 3 और 2 बार 2 ये मिलके ही 12 बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो 12 बना दे। फॉर एग्जाम्पल आसान समझने के लिए समझो 60 है, ये तो कंफर्म है 60 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यहाँ से मुझे 10 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है, 1 और 60 तो होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को वो ये कह रहा है कि सिर्फ प्राइम नंबर से लिख सकता हूं। हाँ, ये थ्योरम कह ही रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो सकता है प्राइम के प्रोडक्ट में। यानी इन्हें प्राइम नंबरों से अगर मल्टीप्लाई करूं तो बन सकता है, कंपोजिट से नहीं बन सकता। कंपोजिट नंबरों से मिलकर भी बन जाएगा लेकिन वो यूनिक नहीं होंगे। कंपोजिट नंबर यूनिक नहीं होंगे। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं ना, 15 4 जा 60, 30 2 जा 60। तो भैया तो 2 ऑर्डर मिल गए, 30 इंटू 2 भी 60 बना दे रहा है, 15 इंटू 4 भी 60 बना दे रहा है। तो ये थ्योरम तो कह रही है यूनिक होता है बिल्कुल एक ऑर्डर जो होता है। तो हाँ, यूनिक होगा तब जब हम सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेंगे। हमने ये प्राइम नंबर तो लिया, ठीक है, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। सारे के सारे प्राइम लिखो, मल्टीप्लाई करो, 60 बनाओ। एक बार जो तुमने बना दिया वैसे वही नंबर है जो 60 बना सकते हैं। ये मीनिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। लेकिन अब प्राइम नंबर कहां से ढूंढेंगे? तो याद करो, तुमने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी मैं किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन करूंगा और सिर्फ प्राइम नंबर मुझे चाहिए, तो उसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम 60 का करोगे तो पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है? 2, तो 30 आंसर आ गया। फिर 2 15 आ गया। फिर 3 से होगा, हाँ 3 से हो जाएगा, 5 3 जा 15। 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 वैसे तो 4 से करेंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 से हाँ, तो ये है प्राइम नंबर, यानी कि 2 2 3 और 5
ये प्राइम नंबर हैं सारे, एक एक इसमें से प्राइम नंबर है। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, यानी 60 मैंने सारे के सारे प्राइम नंबर लिख के बना दिया। और ये ऑर्डर अब यूनिक है, मतलब अगर ऑर्डर को छोड़ दूं मैं तो ये नंबर यूनिक है, यानी 2 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, ये तीनों नंबर ही हैं जो मिलकर 60 बना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो मिलकर 60 बनाते। यही कहता है तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सारे कंपोजिट नंबर लिखे जा सकते हैं प्राइम के प्रोडक्ट में, और उसके फैक्टराइजेशन करके वो यूनिक होंगे, जो फैक्टर्स हैं यूनिक होंगे अगर उनके ऑर्डर को छोड़ दो। ठीक है, अगर ऑर्डर कैसे छोड़ दो, तुमने 2 × 2 × 3 × 5 लिखा है, हो सकता है 2 × 3 × 5 × 2 लिख दो, तब भी 60 बनाएगा। तो बस यही होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर एक क्वेश्चन आया कि ठीक है हमने पढ़ा प्राइम नंबर, चलो उसके यूज केस भी देख लिए, हमने पढ़े कंपोजिट नंबर, उसके यूज केस भी देख लिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पढ़ी कि क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है तोड़ के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। अगर ऑर्डर को इग्नोर मार दे, ऑर्डर कुछ भी लिख दे, फिर यूनिक होगा। तो इसका क्या यूज केस है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, तो इसकी एप्लीकेशन को हम देखते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल एक वो क्वेश्चन पूछ ले कि एक 4n है और किसी भी n की वैल्यू के लिए कि इसका आंसर 0 के साथ एंड होगा। क्या मतलब, कोई एक 4n नंबर है, मतलब अगर n की जगह पे 1 रखोगे तो 4 की पावर 1 हो गया, अगर n की जगह पे 2 रखोगे तो 4 की पावर 2 हो गया। ऐसे ही तुम कुछ भी नंबर रख सकते हो n की जगह पे, तुम्हें छूट है। लेकिन वो कह रहा है किसी भी नंबर को रखने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो आंसर आए, जैसे 4 4 जा 16 आ रहा है ये, ठीक है, तो जो आंसर आए उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 आ जाए, यानी n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए पूरा इसका आंसर जो आ जाए वो आखिर में सिर्फ एक डिजिट 0 आए। अगर आप 7th क्लास या 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी रूल, उसमें ये होता था कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, ठीक है, तो इतना तो हमें पता है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर है, ठीक है, ये है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। यानी 5 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 5 उसका फैक्टर होगा। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे काम आएगा कि 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, या फिर 150 हो, मतलब कुछ भी हो जिसका आखिर में 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 उसका फैक्टर है ही है, 5 उसका फैक्टर है ही है। तो कह रहा है कि 4n है, लास्ट में डिजिट 0 आएगा, इसका मतलब इस पूरे नंबर का फैक्टर 5 तो होगा होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0 आखिर में एंड हो रहा है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या 4n को किसी और तरीके से लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अपने आप में ही एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को तोड़ के लिखा जा सकता है, तो 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 × 2, n तो है ही अभी वो ऊपर, ठीक है, उससे तो नहीं छोड़ देंगे। 4 को 2 × 2 लिख सकते हो, हाँ 2 × 2 मतलब 2 की पावर 2। तो वो कह रहा है कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर n, ठीक है, 9th क्लास में फिर से पढ़ा होगा आपने कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पावर के ऊपर पावर है तो हो जाएगा 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n हो गया। कोई भी नंबर है और n कोई भी नंबर है, उसके लिए वैल्यू जो आएगी वो 2 की पावर में ही आएगी, यानी कि अगर मैं 1 रख दूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 बार 2, 3 रख दूं, 3 रख दूं तो 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 बार 2 2 2 2, इस तरीके से। ये सारे प्राइम नंबर है ना, हाँ प्राइम नंबर है, और इनसे मिलकर ये नंबर बन रहा है, हाँ इनसे मिलकर ये नंबर बन रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यानी ये जो पूरा नंबर होगा ये 5 से डिविजिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और उसने कहा था कि किसी भी, क्योंकि कंपोजिट नंबर अपने आप में बन गया वो कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, इस कंपोजिट नंबर को बहुत सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो अगर प्राइम नंबर यूज कर रहे हो। अगर तुमने लिख दिया तो सिर्फ वही प्राइम नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, और कोई भी प्राइम नंबर डिवाइड नहीं कर सकते। मैं n की वैल्यू कुछ भी ले लूं, आना सिर्फ 2 2 2 2 है, 5 इसमें आना ही नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि जितने भी प्राइम नंबर इसमें हैं बस यही हैं मिलके जो ये बना सकते हैं, मिलके बनाने का मतलब है फैक्टर हैं इसके, तो बस यही फैक्टर हैं इसके, तो 5 इसका फैक्टर है ही नहीं। जब 5 फैक्टर नहीं है तो कभी लास्ट डिजिट 0 से एंड होगा ही नहीं। तो इस तरीके से रियल लाइफ में तुम्हारे क्वेश्चनों में यूज होते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, एक नंबर है 4 की पावर n, वो कह रहा है कि इसका आंसर जो भी आएगा क्या लास्ट में उसके डिजिट में 0 आ सकता है। तो 0 डिविजिबिलिटी रूल से हमें पता है कि 5 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी 5 उसका फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 और बाकी कुछ भी हो
5 तो होना चाहिए अगर 0 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 4 की पावर n को हम 4 को 2 इंटू 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब हम n कुछ भी, ये लिखना और ये लिखना एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, इस तरीके से 1 रखूंगा, तो ये 2 बार 2 आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, यानी कुछ भी रखूं 2 की पावर कुछ आएगा। 2 की पावर कुछ का मतलब है बार बार 2 2 2 2 आज आया चला जा रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि क्या पता दोगे में 5 आ जाए, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि अगर हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख रहे हैं, ये प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर मतलब 5 चाहे उधर हो इधर हो वो अलग बात है, लेकिन अगर 5 इसमें आ गया तो 5 है, अगर 5 नहीं आया तो कोई और नंबर मिला के और 5 मिला के ये नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि वो 5 उसका फैक्टर है ही नहीं, इसीलिए 4 की पावर n के लिए n की वैल्यू कुछ भी रखो लास्ट में 0 डिजिट नहीं आएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि LCM और HCF बताना है 6 और 20 का। ये एग्जाम्पल और उससे पहले वाला एग्जाम्पल मैंने NCERT से ही लिया है, आप क्वेश्चन बुक में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। तो HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होते हैं, मान लो 10 के अगर मुझे मल्टीपल लिखने हैं तो 10 का टेबल लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 10 20 30 40 इस तरीके से ये इसके मल्टीपल हैं। और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इससे छोटे नंबर जो इससे डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 5 और खुद 10, ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर और मल्टीपल। तो कह रहा है कि मल्टीपल लिखो, चलो हम मल्टीपल लिखने की कोशिश करते हैं 6 के और 20 के। तो 6 के मल्टीपल क्या होंगे, 6 का टेबल लिख दो बस, 24 30 सो 60 तक जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है, 20 40 60 80 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि LCM लेना है अगर तुम्हें तो मल्टीपल लिखो, लिख दिए। कॉमन ढूंढो, कॉमन मतलब दोनों में सेम हो, तो 20 तो इसमें होने वाला है ही नहीं, 40 इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 20 भी 6 के टेबल में नहीं आता है, 40 भी नहीं आता है, 60 हमें दिख गया पहला। ऐसे ही बहुत सारे तुम्हें कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है मल्टीपल लिख दिए, कॉमन ढूंढ लिया, सब कॉमन में से लीस्ट वाला ढूंढ लो, सबसे पहले वाला। जब सबसे पहले वाला मिल गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो 60 हो गया, यानी कि LCM जो हो गया इन दोनों का वो 60 हो गया। तो HCF क्या होगा, कह रहा है कि फैक्टर्स लिखो, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2 और 20 के फैक्टर्स क्या होंगे 10 इंटू 20, या फिर सही से लिखो तो 10 इंटू 20 ना लिख के 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, इस तरीके से। अब कह रहा है फैक्टर्स लिख दिए, कॉमन ढूंढो, ठीक है, और कोई कॉमन है नहीं, ये फैक्टर तो नहीं होंगे ना आगे, ठीक है। उसमें से हाईएस्ट ढूंढ लो, तो एक ही आया है तो हाईएस्ट वही होगा, तो इनमें से हाईएस्ट क्या होगा 2। तो HCF क्या हो गया इसका HCF हो गया 2। कह रहा है क्या सिर्फ यही तरीका है LCM और HCF निकालने का? नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आके एम्बेडेड हो जाएगी। क्या मतलब, कह रहा है कि तुमने 6 और 20 के फैक्टर्स लिखे थे, या फंडामेंटल थ्योरम में भी तो ऐसा ही लिखते थे कि 6 को हम लिख सकते हैं किस से 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से, और 20 को लिख सकते हैं 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 2 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब वो कह रहा है कितने प्राइम नंबर यूज किए हैं, 2 यूज किया है, 3 यूज किया है और 5 यूज किया है। कह रहा है कि हर प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर को उठाओ और लिखो और मल्टीप्लाई करो। क्या मीनिंग, 2 ढूंढो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इनमें से जो हाईएस्ट पावर हो उसे उठाओ और यहाँ पे लिख दो। हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 की पावर 1 या फिर 2 की पावर 2? 2 की पावर 2। तो हमने इसको उठाया और 2 की पावर 2 लिखा और मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया। 3 को उठाएंगे, 3 एक ही बार आया है तो एक ही बार उठा लेंगे, ठीक है, 3 को उठा लिया। अब 5 को देखेंगे तो 5 एक ही बार आया है तो एक ही बार 5 लिख देंगे। हम ये 3 नंबर उठा के वहाँ लिख सकते हैं और लिख दिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 15 4 जा 2 2 जा 4 होता है, तो 15 4 जा 60 होगा, और 60 तो LCM था, तो हाँ LCM बनेगा यहाँ से, ठीक है। अब वो कह रहा है कि HCF भी निकाल सकते हो, हाँ कह रहा है दोनों में कॉमन ढूंढो। कॉमन कौन कौन से होंगे ये दो। अब यहाँ थोड़ी ध्यान से सुनना कि जब तुमने पहली बार किसी भी नंबर को उठाया तो उनमें से हाईएस्ट पावर उठा ली, तो जो कॉमन होगी उनमें से हाईएस्ट पावर अगर उठा ली तो लोएस्ट पावर रह गई होगी ना, हाँ। तो कह रहा है HCF में कॉमन ढूंढो, तो कॉमन ये दोनों हैं, इनमें से लोएस्ट पावर को उठा लो, तो लोएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। तो HCF क्या हो गया लोएस्ट पावर। अब एक चीज सुनो,
कि 6 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं, ऐसे लिख दूं, या फिर 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 की पावर 2 लिख दूं। इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो कह रहा है इसको ऐसे लिख दूं अगर मैं, तो इसको ऐसे लिख दिया। तो इसमें जब हमने HCF लिया था ना, जब LCM लिया था, तो LCM में जो भी हाईएस्ट पावर थी उनको उठा लिया था। तो जो कॉमन थी उनमें से हाईएस्ट पावर जब उठा ली थी, और अकेले वालों को तो उठा ही लिया था, हाईएस्ट पावर उठा ली थी, और HCF में हमने लोएस्ट पावर उठा ली। तो एक्चुअल में ये सारे नंबर या तो HCF के पास गए या LCM के पास गए, यानी ये सारे हैं LCM और HCF के पास ही। तो अगर HCF की मल्टीप्लाई LCM से कर दूं तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना बराबर ही होगी। तो ये LCM इंटू HCF के बराबर होगी, यानी HCF की LCM से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तीनों, ठीक है, और HCF में ये, तो ये चारों आ गए, तो ये चारों के बराबर हो गया। अब इन चारों का मतलब क्या है, ये A कोई एक नंबर है, B कोई एक नंबर है, अगर मैं उनकी आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो उन्हीं के HCF और उन्हीं के LCM की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोबारा से A इंटू B बन के आएगा। तो ये बना आपका फॉर्मूला। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, सिर्फ मेन चीज ये थी समझाना आपको कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो जब हम किसी दो नंबर का HCF या LCM निकालते हैं, HCF की मल्टीप्लाई और LCM से करते हैं, तो उन दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करके बराबर बन जाता है, इक्वेशन बन जाती है। तो अब आपको अगर ये नहीं पता हो ये दोनों दे दे तो आप निकाल लोगे, ये नहीं पता हो ये दोनों दे दे तो निकाल लोगे। मतलब कोई भी एक वेरिएबल गायब कर दे, बाकी सारी चीजें दे दे, तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मीनिंग ये हो गया। आप चाहो तो इसको समझ लो फिर से दोबारा से वीडियो देख के, या फिर इसको आराम से आप यूज करो, याद कर लो, रट लो, जो आप स्कूल में रटते हो वैसे रट लो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दो नंबर हैं, उनका LCM उनका HCF की मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर के बराबर होंगे। एक्सरसाइज 1.1 इसकी थ्योरी हम पूरी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आपने अगर कवर नहीं किया है तो लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अभी पुरानी वाली थ्योरी में हम पढ़ के आए हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। तो बस वो यूनिक ऑर्डर ही तुम्हें लिखना है, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एक एक करके। तो पहले वाले क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 से चेक करेंगे डिवाइड होगा नहीं होगा। क्या तरीका है, लास्ट वाला डिजिट चेक कर लो, अगर लास्ट वाला डिजिट इवन होता है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 0, 2 35 जा 70। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 नहीं होगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 4 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 से चेक करेंगे तो 5 से हो जाएगा, 7 5 जा 35। क्योंकि ये 7 अब प्राइम नंबर है तो ये अब किसी भी नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं सिवाय अपने नंबर से, तो हमने कर दिया 7 को डिवाइड। तो अब इसका ऑर्डर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका ये ऑर्डर है जो कि यूनिक है 140 के लिए। ठीक है, तो अब इसको 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 7 रेज़ टू द पावर 1, इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। तो 1 5 6 को हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 कैरी 2 9 जा 18। अब 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो बस इसका ऑर्डर हो गया। क्या है इसका ऑर्डर, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इस वाले को चेक करेंगे, 3 8 2 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 3 3 2 जा 6, 2 कैरी 22, 21 कट जाएगा, 1 कैरी 15, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 22 बन जाएगा आगे जाके ये, और 22 7 3 जा 21, फिर 1 कैरी 15 बन गया, और 5 3 जा 15। फिर से 3 से चेक कर लेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 कैरी 3 5 जा 15। अब 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 1 12 नहीं, अब डिवाइड नहीं होगा। अब हम 4 से चेक कर नहीं सकते तो 5 से चेक करना ही क्या, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 कैरी 75, 5 7 जा 75। 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो बस इसका ऑर्डर ये हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 17। इसका आंसर ये हो गया। ऐसे ये वाला चेक करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से अगर हम 3 से डिवाइड करें
यहाँ पे तो 3 1 जा 3, 2 कैरी 20, फिर 18 से 2 कैरी 20, फिर 18 से 2 कैरी 25, लास्ट में डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसीलिए 5 से डिवाइड तो आराम से हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 5 1 जा 5, 0 0 1। अब हम 5 के बाद चेक करेंगे 7 से, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7, 3 कैरी तो ये 30 हो जाएगा, 28 2 कैरी 21 लास्ट में आएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 कैरी होगा तो ये 30 बन जाएगा इस तरीके से, और 7 के टेबल में 30 आसपास आता है, 7 4 जा 28 तो 2 कैरी हो जाएगा 21, 7 3 जा 21। अब 7 से डिवाइड होगा या नहीं, तो नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 7 2 जा 14 और 3 तो डिवाइड नहीं होता है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। 11 1 जा 11, 3 कैरी 33 डिवाइड हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 3 कैरी 33 बन गया, 11 3 जा 33। अब 13 अपने आप में प्राइम है तो इसका ऑर्डर भी आ गया, 5 × 7 × 11 × 13। ऐसे ही सब चेक करोगे तो ना ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 ना 5, जो पहला प्राइम नंबर मिलेगा जो उसको डिवाइड कर देगा वो होगा 17। ठीक है, तो 17 4 जा 68 हो जाएगा, 68 यानी कि 6 कैरी हो जाएगा, तो ये 62 बन जाएगा अभी ये वाला। अब 68 तो हो नहीं सकता, 74 जा यानी 17 3 जा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 में से 51 माइनस होगा तो 11 कैरी जाएगा, 11 कैरी जाएगा तो ये 119 बन जाएगा, तो ये 7 जा 119 हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा नंबर इसमें चेक करेंगे तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 19 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब 19 2 जा करेंगे हम तो 38 एंड 5 कैरी 57, 3 जा 57। ठीक है, तो अब 23 अपने आप में प्राइम नंबर है तो उसका ऑर्डर हमें मिल चुका है, 17 × 19 × 23, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि ये एक क्वेश्चन है 26 एंड 91 का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें से याद करो हमने लीस्ट कॉमन और कॉमन वाली चीज ली थी जिसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया था, हमने एक a × b = HCF ऑफ a × b एंड LCM ऑफ a × b, ये वाले फॉर्मूले में हमने यूज किया था, तो वैसे ही इसमें यूज करेंगे। तो पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 अपने आप में प्राइम है, तो 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 13। उसके बाद 91 का करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से 3 3 जा 9 नहीं होगा, 5 से तो होगा नहीं, 7 से करेंगे, 7 से 7 1 जा 7 21 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 2 कैरी 21 हो गया, 7 3 जा 21, 13 अपने आप में प्राइम है तो हो जाएगा 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 7 × 13। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए तो HCF निकालना है और LCM निकालना है सिंपली। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एलसीएम बड़ा होता है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली एलसीएम बड़ा होता है, तो ऐसे आप शॉर्टकट याद कर सकते हो कि जितने भी यूनिक प्राइम नंबर इसमें से यूज किए हैं, हमने 2 यूज किया है, 7 यूज किया है और 13 यूज किया है, सबकी पावर 1 1 1 है। एलसीएम में क्या है, सबको लिखना है एक एक करके, 2 को लिखना है, लेकिन 2 की पावर कौन सी रखनी है, सबसे ज्यादा वाली हो। पहली बात तो इसमें एक ही है तो 1 ही होगा, 7 एक बार लिखना तो है ही है, और पावर कितनी लिखनी है, जितनी सबसे ज्यादा वाली हो, लेकिन इसमें तो है ही नहीं कुछ ज्यादा, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 सबसे ज्यादा वाली, तो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो सिर्फ हम 13 लिख देंगे। HCF में क्या होगा, जो कॉमन है दोनों में, यानी दोनों में होना चाहिए फैक्टर, उसमें से लीस्ट पावर वाली, कम पावर वाली, तो कॉमन ये है। ठीक है, इसमें से लीस्ट पावर कौन सी है, 13 की रेज़ टू द पावर 1 या फिर 13 रेज़ टू द पावर 1, दोनों बराबर ही हैं, तो हम लिख देंगे 13 इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया। इन केस अगर यहाँ पे 13 की पावर 5 होती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 13 की पावर 5 है और 13 की पावर 1 है, तब HCF में ये वाला उठाते हैं हम 13 पावर 1 वाला, और LCM में हाईएस्ट पावर वाला उठाते हैं। इस तरीके से HCF और LCM निकाले जाते हैं, और इसको क्या 14 × 13 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आंसर 182। एक चीज और, अब हमने HCF निकाल लिया इसका और LCM निकाल लिया, दोनों निकाल चुके हैं। अब हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक मतलब हमें नंबर पता है दो कौन से हैं, हाँ 26 और 91। तो हम अगर ऐसे करें तो 26 × 91 ये बराबर होंगे किस चीज के, HCF ऑफ A और B, उन दोनों का जो हमने HCF निकाला है वो निकाला है 13 इंटू LCM ऑफ A और B, जो A और B थे उनका LCM क्या है, उनका LCM है 182।
ठीक है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये बराबर आया इसका मतलब हमने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है, अगर ये बराबर नहीं आया, गलत आया, इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेना। इसका आंसर आएगा 2366 और इधर भी आंसर आएगा 2366। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, तो हम 510 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14 और 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10। अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 12 1 कैरी 15 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। अब ये 3 से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी 15, 5 जा 15। एक चीज और, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तब आप 3 से ही डिवाइड करोगे, 5 से भी आपको यहाँ लगता होगा कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, आप यहाँ 5 से डिवाइड कर दो क्योंकि 5 से भी हो रहा है, लेकिन हमें पहले 3 से चेक करना है कि कोई ऐसा तो प्राइम नहीं है जो रह गया, जो हो सकता था डिवाइड, इसीलिए लाइन से जाएंगे। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 3 5 जा 15। तो 510 के कितने आए, 2 इंटू 2। अब मैं पावर में लिख देता हूँ, 2 2 बार है, इंटू 3 2 बार है, सॉरी 3 3 बार है, इंटू 5। अब दूसरा क्या है, 92। अब 92 के ऊपर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 नहीं, अब 2 से नहीं होगा, ये 3 21 नहीं होगा, 4 नहीं। अभी पहली बात तो ये खुद में प्राइम नंबर है तो ये किसी से होगा नहीं। तो 92 के क्या हो गया फैक्टर्स, 92 के फैक्टर्स हो गए 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एलसीएम एंड एचसीएफ बताया था मैंने, एलसीएम बड़ा होता है तो सारे प्राइम नंबर है उनकी तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से यूज किए हैं हमने, 2 यूज किया है, 3 यूज किया है, 5 यूज किया है, 23 यूज किया है। 2 लिखो, उसकी पावर कहां से डिसाइड करोगे, ये वाली या फिर ये वाली, दोनों बराबर हैं तो सेम हो जाएगा, 2 हमारा हो चुका। 3 लिखोगे, 3 की पावर कौन सी वाली ज्यादा है तो उसमें ही आया है सिर्फ 3 की पावर 3। 5 अकेला है 5, ठीक है, इस तरीके से 5 भी हो गया। 23 वो भी अकेला है तो 5 इंटू 23, ये हो गया आपका एलसीएम। अब कॉमन ढूंढना है इनमें से, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, इसमें से कोई कॉमन नहीं है। अब कॉमन में से लीस्ट पावर लेनी है, लेकिन दोनों की बराबर पावर है तो हम कोई सी भी उठा सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी HCF हो गया 4। तो इसका HCF हो गया 4 और LCM की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 5 इंटू 23। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे इसका आएगा 23460। आप चाहो तो इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करना और LCM की और HCF की मल्टीप्लाई करना, अगर बराबर आया तो क्रॉस चेक हमारा हो रहा है, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है 3 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड इसलिए होगा क्योंकि ये इवन है। 2 1 जा 2, 1 कैरी 13, 2 6 जा 12, 1 कैरी 8, 2 से 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 एंड 2, 2 2 एंड 1, 3 से होगा, हाँ 3 होगा, 7 3 जा, दोनों प्राइम नंबर हैं तो 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको ऐसे नहीं लिखना बल्कि इसको पावर की फॉर्म्स में लिख देना। तो इसके पावर्स के फॉर्म में क्या हो गया, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3। अब 92 का 54 का निकाल लेते हैं। 54 का क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 7 जा 14। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा। तो 54 के क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब LCM निकालना है एंड HCF निकालना है। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, बताया था LCM मोस्टली बड़ा नंबर होगा। बड़ा मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर इंक्लूड करने हैं। कौन से प्राइम नंबर यूज किए हैं तुमने, 2 और 3 बस। तो 2 लिखोगे, 3 लिखोगे। अब पावर डिसाइड करनी है तुम्हें, तो ये वाली पावर लेंगे या ये वाली पावर लेंगे, इन दोनों में से कौन सी पावर लोगे, हाईएस्ट पावर लोगे। तो हाईएस्ट पावर है 4। और इन दोनों में से कौन सी पावर लोगे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर है 3। और HCF में कॉमन ढूंढना है, कॉमन, ठीक है। अब कॉमन इत्तेफाक से दोनों है, इसमें दोनों ही कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन दोनों ही लिखने हैं, 2 इंटू 3। अब इसमें कौन सी पावर लेनी है, इसमें लोएस्ट पावर लेनी है, जो छोड़ दिए हैं हमने वो पावर उठा के रख लेंगे। इसी वजह से तो ये वाला फॉर्मूला वर्क कर रहा है कि LCM में ये दोनों ले लिया, अब जो बचे हैं वो दोनों तुम HCF में रख दोगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये A इंटू बी तो ये आएगा।
तो अब तुम इसमें से 2 की पावर 1, ये 3 की पावर 1, 3 2 जा 6, तो इसका HCF हो गया 6 और इसका LCM होगा 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 की पावर 3 कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आएगा 3024। इस तरीके से क्रॉस चेक चाहो तो क्रॉस चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। कैसे क्रॉस चेक करोगे, A इंटू बी करोगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो बराबर आना चाहिए इन दोनों के HCF और इन दोनों के LCM से। इन दोनों का HCF क्या है 6, इन दोनों का LCM क्या है 3024। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर आएगा। ये वाला फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि जब हमने HCF उठाया तो ये दोनों उठा लिए, LCM में लोएस्ट पावर उठा ली, तो चारों के चारों हैं HCF के पास या फिर LCM के पास, तो HCF के LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर ही हो गया 3336 की 54 से मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था वो हमने सेम किया था, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM एंड HCF फाइंड किया था। उसमें क्या फर्क है, उसमें सिर्फ 2 नंबर थे A इंटू बी, ठीक है। इसमें 3 नंबर्स को हमें एक साथ यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन से LCM और HCF निकालना है। एग्जैक्टली देखो उसमें क्या फर्क था, उसमें 2 नंबर थे, इसमें 3 नंबर हैं, बस ये फर्क है इन दोनों में। तो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं 12 के फैक्टर, वैसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हो छोटे से नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, तो 6 इंटू 2, 6 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 12। 15 के क्या होंगे 5 इंटू 3, 5 3 15 और कोई नहीं होता। 21 के क्या होंगे 21 के होंगे 7 इंटू 3, बस ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहां से LCM और HCF कैसे निकालोगे, LCM एंड HCF सेम रूल है। क्या रूल है कि तुम सबसे पहले कौन कौन से प्राइम नंबर्स यूज किए हैं, तो प्राइम नंबर्स यूज किए हैं 2 3 5 एंड 7। तो LCM बड़ा होता है तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अब पावर्स को डिसाइड करेंगे, तो 2 की पावर कौन सी होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर। 2 की पावर हाईएस्ट, ये 2 की पावर 2 है, तो इसमें 2 आया ही एक बार है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 3 की हाईएस्ट पावर, 3 एक बार 3 एक बार 3 एक बार, सबकी पावर हाईएस्ट है, कोई सा भी उठा लो, ठीक है। अब 5 की पावर हाईएस्ट, 5 भी एक बार आया है। 7 की पावर हाईएस्ट, 7 भी एक बार आया है, ठीक है। इस तरीके से अब HCF में क्या होगा कॉमन, लेकिन इस बार 2 में कॉमन नहीं ढूंढना है हमें, तीनों में कॉमन ढूंढना है कि तीनों में कॉमन कौन सा होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एक कॉमन मिला। 2 इसमें तो है, इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 7 इसमें है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ हमें 3 मिला। और उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, अगर इत्तेफाक से 3 की पावर या 2 होती, ठीक है, तो लोएस्ट पावर लिखते, सॉरी, तो लोएस्ट पावर लिखते हैं हम, तो लोएस्ट पावर कितनी है 1, ठीक है। तो HCF कितना हो गया इसका 3, तो LCM कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि 12 5 जा 60 इंटू 7 इक्वल्स टू 420। और HCF कितना हो गया ये। एक बात और, अभी लास्ट वाले फॉर्मूले में हमने A और B के निकाले थे, 2 नंबरों के जब LCM और HCF निकाले तो वेरीफाई करने के लिए हम A इंटू बी इक्वल्स टू HCF ऑफ AB एंड LCM ऑफ AB निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे वो वाला रूल वैलिड नहीं है। वहां पे आप करके देखोगे भी तब भी अलग आएगा, यानी इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके सेम नहीं होगा, क्योंकि ये 3 नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से अब सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 17 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 23 के, 29 के। अच्छा, ये छोटे छोटे नंबर है तो आप खुद ही दिमाग से कैलकुलेट कर सकते हो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपके समझ में नहीं आया मैंने कैसे किए तो आप ऐसे कर सकते हो। 12 के 2 3 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब 17 के क्या होते हैं, प्राइम नंबर है अपने आप में ये, तो 17 के कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होंगे। HCF निकालना है एंड LCM निकालना है। और HCF में क्या होता है, जो कॉमन है, इन सब में कॉमन है, उसको उठाओ, उसकी लोएस्ट पावर ढूंढ लो। तो कॉमन तो कोई है ही नहीं सिवाय 1 के, ठीक है, तो 1 हो गया इसका HCF, उसकी पावर 1, 1 की पावर 1 1 ही होता है। LCM जितने भी प्राइम नंबर यूज किए वो लिखो, 17 23 29, उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट निकाल लो। तो हाईएस्ट पावर मतलब 17 में सबसे ज्यादा पावर जिसकी हो, तो सब एक ही एक बार आए तो सबकी पावर 1 1 1 होगी। जब इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 11339,
ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशंस करोगे तो कितने होंगे, 9 and 25, इस तरीके से। तो 8 के क्या होंगे, 2 into 2 into 2, इस तरीके से करोगे। 9 के करोगे तो 3 into 3 आएगा। 25 के करोगे तो 5 into 5 आएगा। अब इसको सही से लिखना है तो 5 की पावर 2, ठीक है, और 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो इसका HCF क्या होगा, जो कॉमन है, कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब 1, क्योंकि सब 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका HCF हो गया 1। और इसका LCM क्या होगा, इसका LCM होगा जो जो अलग अलग तुमने नंबर्स यूज किए हैं प्राइम नंबर, उनको लिखो। 2 किया है, 3 किया है, 5 किया है, उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट पावर 2, इसकी हाईएस्ट पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 2 8, 3 3 9, 5 5 25। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1800। तो इस तरीके से सॉल्व होंगे। बस इसमें वो A into B HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB का प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन है कि हमें दो नंबर है 306 मतलब 306 एंड 657। इन दोनों का HCF दिया हुआ है 9, ठीक है, और इन दोनों का LCM निकालना है। तो हमें पता है ये दो नंबर हैं, तो वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो था A into B, अगर दो नंबरों की मल्टीप्लाई करेंगे वो बराबर होगा उन दोनों के HCF और LCM के। अब यहां पे हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है, हमें ये चीज निकालनी है। तो इक्वेशन की एक साइड में इसको रोक लेंगे, बाकी सारी चीजें उधर को ले जाएंगे। रूल क्या होता है कि अगर इक्वल टू का निशान है यानी इक्वेशन ही होगी वो, तो अगर कोई प्लस की चीज है उधर जाते ही माइनस की हो जाती है, अगर कोई माइनस की चीज है दूसरी तरफ जाते ही प्लस की हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर जाते ही डिवाइड में हो जाएगी और वाइस वर्सा, ठीक है, यानी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अगर अंडर रूट में है तो उधर जाते ही स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर में है तो वो अंडर रूट में हो जाएगी। ये रूल होता है सिर्फ किसी भी इक्वेशन को इक्वेट करने का, इक्वल टू के उधर ले जाओ और इस वाले सारे रूलों से, ठीक है। तो अब हम जब LCM निकालेंगे तो इक्वल टू के इधर LCM रोक लेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो LCM हमने एक तरफ रोक लिया, LCM ऑफ A और B, ठीक है, A और B पहले से था उस साइड में, और HCF ऑफ, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया HCF A and B, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अब LCM ऑफ कितना किसका निकालना है, इन दोनों नंबरों का निकालना है। तो LCM निकालना है तो A into B करो, 306 into 5 6 7 करो, ठीक है, 675 सॉरी। उसके बाद HCF कितना है दोनों का, 9, तो 9 कर दोगे। अब आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया उसको 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर यहीं पे देखोगे तो कट जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक टर्म है, कोई प्लस माइनस बीच में नहीं है, तो कोई सा नंबर किसी से काट सकते हो। तो अब तुम करोगे तो ये 9 से कट जाएगा, ये 9 3 जा 27, 3 कैरी 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2200। ये तो ये क्या है, ये है LCM, यानी कि अब इसमें से किस देखो, ये एक फॉर्मूला है, ये इसमें इन्हें LCM को गायब कर दिया, इसको वेरिएबल बना दिया, ये दे दिया और ये दोनों चीजें दे दी, तो हमने LCM को निकाल लिया। अगर सिर्फ HCF पूछता वो और LCM दे देता तब LCM को नीचे ले आते, तो into B अपॉन LCM ऑफ AB निकाल लेते, या फिर HCF दे देता, LCM दे देता दो नंबरों का। फॉर एग्जांपल क्या देता कि एक 5 है और एक 10 है, इन दोनों का LCM, तो वो दो नंबर क्या है, तो वो नंबर 10 5 50, यानी कि उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 50 के बराबर होगा। 5 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 5 भी तो हो सकते हैं, वो दो नंबर 10 और 5 हो, या फिर और भी कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, और भी कॉम्बिनेशन हो, 25 into 2 भी हो सकते हैं, इन दोनों का भी LCM ही होगा। इस तरीके से वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। यानी कि एक हमारे पास नंबर है 6 raised to the power n, अगर मैं n की पावर कुछ भी नेचुरल नंबर रख दूं, कोई भी रियल नंबर रख दूं मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, तो क्या ऐसा होगा कि उसका जो आंसर आए वो लास्ट डिजिट 0 कंटेन करता हो। याद करो, ऐसा हम इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वो 4 raised to the power n था, ठीक है। तो क्या रूल था कि अगर लास्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब ये है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लोगे जो
जीरो से एंड होगा, तो जीरो मतलब इवन नंबर, तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और 5 से इसलिए डिवाइड होगा क्योंकि 5 और 0 होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है। ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे, ये तो शर्त है। क्या इसको किसी और तरीके से लिख सकते हो 6 को? हाँ, 3 × 2, अभी हमने प्राइम नंबर्स में लिख दिया, ठीक है। अब उसकी पावर n कर दी, तो अगर मैं इसकी पावर 1 करूं तो क्या आ जाएगा? इसकी पावर 1 मतलब 3 × 2, इसकी पावर 2 कर दो, इसकी पावर 2 करने का मतलब ये है 3 × 2 फिर से 3 × 2, 3 कर दूं तो 3 × 2 3 बार, 4 5 और 10 कर दूं, 3 × 2 10 बार लिखना है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। क्या मीनिंग है इसका? क्योंकि अब ये प्राइम नंबर बन चुके हैं दोनों, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जो भी बनाएगा ये नंबर, वो बनाएगा कंपोजिट नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर है तो वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, और एक बार तुमने प्राइम नंबर का यूज करके इसको बना दिया तो सिर्फ यही प्राइम नंबर है जो इसको बना सकते हैं, और फिर दुनिया का कोई और प्राइम नंबर इसमें जोड़ा नहीं जा सकता। तो तुम कुछ भी कर लो, n की पावर कुछ भी लिखो, कुछ भी लिख लो, 5 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 2 तो आ रहा है, चलो एक केस तुम पास कर गए, लेकिन 5 किसी भी केस में नहीं आएगा, यानी कि 5 इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। जब 5 डिवाइड नहीं करेगा इसका मतलब लास्ट में 0 नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। मतलब कोई भी n की वैल्यू ऐसी नहीं है कि 6 रेज़ टू दी पावर n है, उसमें n की कोई वैल्यू रखो और वो 5 से मतलब उसके एंड में 0 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 प्लस 3 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 आर अ कंपोजिट नंबर। यानी कि ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, इसका रूल बताओ, क्या मीनिंग? ये तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हो a, अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई कर दूं b से, फर्क नहीं पड़ता a कंपोजिट है या प्राइम है, ये कंपोजिट है या प्राइम है, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आने वाला है वो कंपोजिट आने वाला है, ठीक है। मतलब ये चाहे प्राइम हो या कंपोजिट हो, ये प्राइम हो या कंपोजिट हो, अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है तो कंपोजिट आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके ये दोनों फैक्टर हो जाएंगे। अब 2 फैक्टर तो ये हो गए, एक तो ये खुद होगा, एक तो ये 1 होगा, तो अपने आप में ये कंपोजिट नंबर बनेगा। तो अगर मल्टीप्लाई का निशान है, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई के कितने भी निशान हो सब, तो जो बनने वाला नंबर है वो कंपोजिट होगा, ये शर्त है, ठीक है, कंफर्म है। लेकिन कहानी बिगड़ गई प्लस के आने से। क्या मीनिंग? मान लो देखो इसमें भी एक प्लस आ रहा है और इसमें भी प्लस आ रहा है, अगर ये प्लस नहीं होता और ये भी प्लस नहीं होता तो आंखें बंद करके कह देते ये कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है, क्योंकि जो नंबर बनेगा इनसे वो 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, और जो इतने से नंबर बनेगा वो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन प्लस थोड़ा सा कहानी गड़बड़ कर रहा है। क्या मीनिंग? अब यहां देखो के 4 है, 4 एक क्या है? कंपोजिट नंबर, और ये 4 क्या है? कंपोजिट नंबर। अगर मैं 2 कंपोजिट नंबर रखूंगा तो तीसरा जो नंबर बन रहा है वो कंपोजिट बना यहाँ पे, ठीक है। कंपोजिट मतलब डिवाइड हो सकता है, ये 2 से 2 से 2 से सबसे डिवाइड हो सकता है। अब ये वाला एक क्या है? कंपोजिट नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। तो क्या बना? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। क्या बना? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। मीनिंग ये है कि कंपोजिट को कंपोजिट से प्लस करूं तो क्या पता कंपोजिट आए या प्राइम आए, कुछ भी आ सकता है। यानी अगर मैं कंपोजिट नंबर है उसमें प्लस करूं कंपोजिट तो शर्त नहीं है कि कंपोजिट आएगा, कंपोजिट भी आ सकता है और प्राइम भी आ सकता है। और ऐसे ही अगर मैं प्राइम को प्राइम के साथ प्लस करूं तो प्राइम भी आ सकता है और कंपोजिट भी आ सकता है। यानी कि अगर प्लस का निशान है तो हमें कुछ नहीं पता, चाहे इधर प्राइम हो, कंपोजिट हो, कुछ भी हो, उधर प्राइम और कंपोजिट में कुछ भी आ सकता है। तो प्लस के साथ हम बता ही नहीं सकते ये नंबर प्लस के साथ कंपोजिट है या प्राइम है। फॉर एग्जाम्पल ये तो पता है फॉर श्योर कि ये कंपोजिट नंबर है और ये हमें पता है प्राइम नंबर है, पर प्राइम और कंपोजिट कुछ भी हो सकता है ना। प्राइम कंपोजिट कभी कभी प्राइम भी बन जाता है, प्राइम कंपोजिट कभी कभी कंपोजिट भी बन जाता है। तो प्लस के साथ तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर दें और इस पूरे को मल्टीप्लाई में ट्रांसफॉर्म कर दें, तब हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैंने ये लिखा है 2 + 2 + 2 + 2, और आपको पता होगा कि जो सक्सेसिव एडिशन होते हैं, बार बार एडिशन होती है, वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई होती है। हमने 2 को 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया है, 2 4 6 8, इसका 8 आंसर आएगा, 4 2 जा 8, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी कि बार बार एडिशन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। क्या इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। 7 × 11 × 13 प्लस के 13, सॉरी ये 13 होगा आई थिंक, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 13 है ये, ठीक है, तो 13 होगा। तो अब वो कह रहा है कि मान लो 7 है × 11 है × 13 है,
यानी 13 को 11 बार ही तो लिखा होगा, 13 ऐसे करके 11 बार लिखा हुआ होगा। तो 13 को 11 बार लिखने से अच्छा है 13 इंटू 11 कर दो। अब 13 11 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है एक बार और लिखा हुआ है प्लस के साथ, तो 13 12 बार लिखा हुआ है। तो इस सब को मिटा के हम ऐसा लिख सकते हैं कि 13 जो है वो 12 बार लिखा हुआ है, इसका मीनिंग और इस पूरे का मीनिंग एक है। जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, सब मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का रूल होता है, कंपोजिट बनते हैं, तो ये कंपोजिट बन गया। सेमली ऐसे इसका हो जाएगा। इसमें अगर गौर करोगे तो ये 5 है, 5 कहां पे है, यहां पे, यानी 5 को या तो 4 बार लिखा होगा या 5 बार लिखा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी एक को बढ़ा दो। इसको ले लेते हैं 5 4 बार, 5 4 बार मतलब 5 4 बार लिखा हुआ होगा। एक 5 हो लास्ट में, इधर लिख लो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब 5 को 4 बार ना लिखे, 5 को 5 बार लिख दो, यानी यहां 5 कर दो और यहां गायब कर दो, तो सब मल्टीप्लाई में हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया और ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ ग्राउंड स्पोर्ट फील्ड इन विच सोनिया टुक 18 मिनट, एक कंप्लीट चक्कर, एक सर्कुलर ग्राउंड है, इसको पूरा कंप्लीट चक्कर काटने के लिए सोनिया नाम की जो लड़की है वो 18 मिनट ले रही है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है इसका कि रवि जो है, एक रवि नाम का लड़का है, वो अगर पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो वो 12 मिनट लेगा, 12 मिनट, वो तेज भाग रहा होगा, इसका मीनिंग, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेम जगह से स्टार्ट हुए, सेम डायरेक्शन है, एक ही की तरफ को भाग रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट हुए, तो ये बताओ हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये दोनों यहीं पे, यहां पे कितने में मिनट में मिल जाएंगे। क्या मीनिंग, इसको ऐसे सुनो, सोनिया यहां से स्टार्ट हुई और एक चक्कर जब उसने काटा होगा, दोबारा से जब यहाँ पे आई होगी तो उसने 18 मिनट ले चुकी होगी, ठीक है। फिर ऐसे करके जाएगी, फिर जब यहाँ पे आएगी तो वो 36 मिनट ले चुकी होगी, फिर ऐसे ही आगे वाले चक्कर के लिए वो 54 मिनट ले चुकी होगी, फिर इस तरीके से चल रही है ये। अब ये सोनिया का केस है, ठीक है। अब रवि में क्या होगा, रवि क्या कर रहा है कि एक पूरा चक्कर काटा यहाँ से यहाँ तक तो 12 मिनट ले लिए, फिर आगे वाला एक पूरा राउंड जब वो काटेगा तो 24 ले लेगा, फिर आगे वाले राउंड में 36 ले लेगा, इस तरीके से ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 है, इसकी दो चीजें होती हैं, या तो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मिलेंगे आपको इससे छोटे या इसके बराबर सेम, या फिर मल्टीपल्स होते हैं जो इसके आगे जाते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, 10 20 30 40 इस तरीके से मल्टीपल जाते हैं। और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो इससे छोटे होते हैं, वो नंबर जो इससे डिवाइड हो जाएंगे, जो इसके जिसके टेबल में ये आ रहा है, मीनिंग ये है, और इसके टेबल में जो जो आता है वो उसके मल्टीपल होते हैं। यहां से हमें क्या मिलता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल उसमें से कॉमन और फिर लीस्ट सबसे छोटा वाला, और यहां से हमें क्या मिलता है, एचसीएफ। यही तो मीनिंग था एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है। अब इस केसेस में देखो, सोनिया हर चक्कर को इस तरीके से कंप्लीट कर रही है, तो जब वो पहला चक्कर काट के यहाँ पे आएगी तो 18 मिनट उसको हो गए होंगे, लेकिन दोनों को इसी पॉइंट पे मिलना है, तो जब रवि पहला चक्कर काट चुका होगा तो वो 12 मिनट पे आ गया होगा। जब ये 18 पे होगी तो एक्चुअल में रवि अपने 1.5 यानी एक पूरा कर चुका होगा और दूसरा चक्कर आधा काट चुका होगा, वो यहाँ पे होगा। तो जब इसने पहला चक्कर कंप्लीट किया तब नहीं मिले, जब इसने दूसरा चक्कर कंप्लीट किया होगा, इसका दूसरा चक्कर 24 मिनट पे हो गया होगा। इसका मीनिंग ये है, ये दोनों सेम किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मल्टीप्लाई तो पढ़ रही है, 18 36 54 ये 18 का टेबल पढ़ रही है, ये 12 का टेबल पढ़ रहा है। तो मैंने बताया था जब इसके इधर साइड में अगर तुम जाओगे तो एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तुम इसमें से एलसीएम निकाल लो। अब तुम्हें साफ दिख रहा है एलसीएम क्या होता है, 12 इसमें है नहीं, 24 इसमें है नहीं, 36 इसमें है, तो कॉमन मिला। आगे भी बहुत सारे कॉमन मिलेंगे, लेकिन हमें कॉमन कौन सा चाहिए, लीस्ट वाला, कम से कम वाला। तो 36 इन दोनों का एलसीएम हो गया, इन दोनों का 36 एलसीएम हो गया, और 36 मिनट पे ये दोनों मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे इसको समझो, जब सोनिया 36 मिनट के बाद यहां पे आ गई और यहां पे आ गई, 2 चक्कर काट चुकी होगी। रवि 36 के बाद 1 2 और 3 चक्कर काट चुका होगा। जब इसने 2 चक्कर पूरे कंप्लीट किए होंगे और इसने 3 चक्कर पहले कंप्लीट किए होंगे, तब ये दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे। इस तरीके से एलसीएम निकलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन में कुछ ऐसा सिनेरियो होता कि वो इस साइड में पीछे जा रहा है, ठीक है, उतनों को डिवीजन वाला सीन होता है या कुछ भी सीन होता है, तब तुम एचसीएफ निकालते। तो एलसीएम कब निकालोगे, जब मल्टीपल की बात होगी। तो ये एक्सरसाइज पूरी यहीं खत्म होती है। अब आगे बढ़ते हैं फोक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम इर्रेशनल की ओरिजिन स्टोरी की जानने की कोशिश करते हैं कि इर्रेशनल नंबर आए कहां से। तो ये 500 बीसी के टाइम की बात है। एक मेटापोंटम नाम का विलेज था इटली में, तो वहां पे पाइथागोरस के फॉलोअर रहते थे। पाइथागोरस कौन है, ये वही मैथमेटिशियन है जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी है और भी इसने मैथ में बहुत वर्क किया है।
तो एक्चुअल में इसके फॉलोअर जो थे वो बहुत ज्यादा ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे, एक तरीके से रिलीजन बन गया था या कल्ट बन गया था ऐसा मान लो, ठीक है, क्योंकि उसके जो मानने वाले थे वो उसको कहीं मैथमेटिशियन से ज्यादा समझने लगे थे, ठीक है। तो पाइथागोरस के फॉलोअर जो थे उनका ये मानना था कि दुनिया में हर चीज एक रेशनली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, यानी दुनिया की हर चीज हम रेशनल नंबर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फॉलोअर में से एक फॉलोअर था हिपेसिस करके। हिपेसिस ने नंबर की स्टडी करी तो उसको एक √2 ऐसा नंबर मिला, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा, तो उसने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि जो √2 है वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि उन्हें पता था सिर्फ रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो उसने कहा तो ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि 2 उसको भी काट देगा, 2 उसको भी काट देगा, तो ये कोई और फॉर्म में बन जाएगा। लेकिन अगर 3/4 देखोगे तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, अब इसको तुम किसी और में डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म है √2 जो है। अब उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। मॉडिफाई करने के बाद उसने कहा इनका स्क्वायर करो। जब तुम √2 का स्क्वायर करोगे तो वो 2 आएगा, और ये आएगा a²/b²। फर्दर तुम इसको मॉडिफाई करोगे तो 2b² = a²। पहली इक्वेशन ये आई। इससे कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी नंबर है, मान लो इवन हो या ऑड हो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बनने वाला नंबर है ना वो इवन होगा। बनने वाला नंबर जो होगा वो इवन होगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब फैक्टर हमने 2 ऐड कर दिया। अब जो भी नंबर बनेगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इवन नंबर की डेफिनेशन ही ये होती है वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी नंबर है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इवन बनेगा, यानी इवन इस फॉर्म में होते हैं एक तरीके से। तो b² भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हिपेसिस ने सोचा कि जब b² 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे बनने वाला आंसर भी तो इवन होगा। तो एक कंक्लूजन निकला कि a1 इवन है। अब a1 इवन है तो a भी इवन होगा, ठीक है। अगर क्योंकि a इवन है अगर, तो इवन का स्क्वायर भी इवन होता है। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो आपकी बुक में एक थ्योरम है जिसमें कहता है कि p का स्क्वायर जो है अगर a से डिवाइड करूं तो p भी a से डिवाइड हो जाएगा। मैं अगर a की जगह पे 2 लिख दूं, इसका मतलब p² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो इवन होते हैं, तो अगर p² इवन है तो p भी इवन है। तो हिपेसिस ने वही किया यहाँ पे कि a² अगर इवन है तो a भी इवन होगा, ठीक है। तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं = 2c करके, 2c। अब वो कह रहा है कि 2c सब्स्टिट्यूट कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा 2b² = 2c का स्क्वायर, और ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी ट्रांसफॉर्म होके 2b² = 4c²। जब ये कैंसिल आउट होगी तो उसका आंसर आएगा b² = 2c²। तो यहाँ पे c² जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे बनने वाला नंबर भी इवन होगा। तो इसका मतलब ये हो गया b² भी इवन है। जब b² इवन है तो b भी इवन होगा। तो हिपेसिस ने सोचा कि जब a/b करेंगे और ये दोनों इवन हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ है? सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन है, ये प्रूफ कर दिया हमने, और b भी 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये इवन है। तो जब दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, सिंपलेस्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में उसने क्या अजम्पशन लगाया था, क्या अज्यूम किया था कि a/b एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तभी √2 रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है। और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि a/b तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो नहीं सकती। उसने सोचा ये क्या है, ये नहीं, उसकी रील वायरल हो गई थी। अरे मजाक कर रहा हूँ, रील वायरल नहीं हुई थी, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, उसने बगैर मोबाइल के ये सब कुछ कर दिया। हमारे पास तो मोबाइल भी है, फिर भी हमें रील देखने से फुर्सत नहीं है। तो उसका मतलब ये था कि या तो ये चीज गलत है या फिर ये चीज गलत है, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज तो गड़बड़ है, क्योंकि ये हमें देख के लग रहा है कि भाई सिंपल सी बात है कि 2 जब इवन होंगे तो 2 उन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा, तो ये तो डिवाइड हो जाएंगे। ये तो गलत नहीं हो सकता, ये तो ठीक है कि a/b अगर इवन है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। फिर ये बात गलत थी यहां से। तो इस बात गलत से उसने क्या देखा कि ये वाली बात ठीक है या फिर ये वाली बात ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन तो पैदा हो गया था उसकी बात में, कॉन्ट्राडिक्शन। इसीलिए उसने प्रूफ कर दिया कि जो √2 है वो a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखोगे तो लास्ट में a/b इवन आ रहा है, फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो √2 रेशनल नहीं है। तो उसने कहा √2 रेशनल नहीं है। प्रूफ कैसे किया? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो बहुत फेमस है, आज भी यूज होता है, ठीक है। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के पहले किसी चीज को मान लेना ऐसा है, और फिर अगर उसके हिसाब से चीजें वर्क ना करें, इसका मतलब हमने जो माना है वो चीज गलत है। तो यहाँ पे जो उसने माना था कि √2 जो है रेशनल है, वो गलत है। तो √2 अगर उसका मानना गलत था कि रेशनल है, तो क्या है √2? तो √2 एक्चुअल में इर्रेशनल है। तो अगर √2 इर्रेशनल नंबर है तो ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई है इसके हिसाब से,
हिपेसिस ने तो बहुत तगड़ी डिस्कवरी कर दी है। तो आपको लगता होगा कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज होता है, ऐसे ही मैथ में फील्ड मेडल होता है, जैसे फिल्म मेकिंग में नोबेल ऑस्कर होता है, ऐसे ही फील्ड मेडल होता है इसमें मैथमेटिक्स में। तो कन्फर्म उसको फील्ड मेडल मिलना चाहिए था। एक तरीके से उसको मेडल मिला, लेकिन अलग ही तरीके से मिला। क्या मिला कि जितने भी पाइथागोरस के फॉलोअर थे उन्होंने उसको शिप में बिठाया और ले गए और बीच समुद्र में ले जाकर डुबो के उसको मार दिया। आपको लगता होगा क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया, उसने सिर्फ डिस्कवरी ही तो की थी रेशनल नंबर की। उनको ये लगता था कि रेशनल नंबर दुनिया में पीस लाएंगे, पीस का सिंबल है, और इरेशनल नंबर जो उसने बताया है अभी हिपेसिस ने, वो केओस पैदा कर देंगे, तो दुनिया में केओस पैदा कर देंगे वो। तो उन्होंने सोचा ये बात का दबना ही बेहतर है, ये नहीं निकले, क्योंकि उनके बिलीफ, उनके सेंटीमेंट भी हर्ट हो रहे थे ना, यहाँ से मेन जो कोर बिलीफ थे पाइथागोरस एक तरीके से गलत साबित हो रहा था, तो उन्होंने उसको मार दिया। अब आपको लगता होगा कि इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद जब उसको मार दिया तो इससे तो अच्छा है हम घर पे बैठ के रील ही देख लें। भाई कोई डिस्कवरी नहीं करनी है तो बिल्कुल सही है, आप रील देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप एक चीज समझो कि सिंपल सी बात है, जिस चोरन ने किसी की जान ले ली, ठीक है, जिस प्रूफ ने किसी चीज की जान ले ली, तो वो वर्थ इट तो है उसको समझना। तो देखो दो चीजें होती है, एक फैक्ट होता है और एक कॉन्सेप्ट होता है। फैक्ट जो होता है वो नॉर्मली के तुम बायो में पढ़ते हो कि लीवर, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये नाम है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होती है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा। तो जो फैक्ट होते हैं उनको तुम्हें रटना पड़ता है, वो रटना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कि फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी लीवर का नाम है, तुमने लीवर का नाम लीवर क्यों है, बस वो फैक्ट है, वो तुम्हें रटना पड़ेगा। लेकिन कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो मैथ में बहुत पाए जाते हैं, फिजिक्स में बहुत पाए जाते हैं, उनको समझा जाता है। अब तुम रटने जाओगे चीजें, ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबली तुमने रटा होगा, आपने तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया होगा कि रट लो इस तरीके से, इवन ऑड को प्राइम, ये करना वो करना, पूरा एक प्रोसीजर है जो रट लो। वो थ्योरम, वो प्रूफ जिसने किसी की जान ले ली, तो मुझे लगता है तुम हिपेसिस के जान का बदला इस चीज को समझ के लोगे, ठीक है, कि ये थ्योरम है क्या, ऐसा क्या है, उसने उसकी जान ले ली। तो मेनली ये समझो कि इस थ्योरम में कुछ नहीं है, ठीक है, इस प्रूफ में कुछ नहीं है, सिंपली उसने एक चीज को अज्यूम किया कि ऐसा होगा कि ये रेशनल नंबर होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। लास्ट पूरी कहानी के बाद पता लगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, यानी कि उसके बाद कॉन्ट्रडिक्ट कर गए उसी की बात से, तो उसी को प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है हिपेसिस ने, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से हिपेसिस ने प्रूफ कर दिया कि अंडर रूट 2 जो है वो a/b के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक हिपेसिस डिजर्व करता है कि हम इसको पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट लें, फैक्ट की तरह ना लें, रट लें, ठीक है, हम कॉन्सेप्ट की तरह लें और उसको समझने की कोशिश करें। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। आप ठीक है, आपको गुस्सा आता होगा कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, हमारे इतने करीबी दोस्त हिपेसिस ऑफ मेटापोंटम इस दुनिया में नहीं रहे, पर हम क्या ही कर सकते हैं। हम बस ये कर सकते हैं कि उनके दिए हुए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन। तो हम मूव ऑन करते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट पे। तो अब हमें ये तो पता लग चुका है कि दुनिया में या तो रेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे नंबर हैं, अभी हम सिर्फ इन दो कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो ये तो रेशनल नंबर होंगे या फिर इरेशनल नंबर होंगे, इनको समझने की कोशिश करो कि नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे पहली बात तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर है, इधर भी और माइनस के इनफाइनाइट नंबर है। अब जो इंटीजर होंगे ना 0, 1, 2, इनके बीच में भी 0.1 से लेके 0.9 तक, उसके बाद 10 आएगा ना, मतलब 1 आएगा, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। फिर 0.1 से लेके 0.2 के बीच में ले लेंगे तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट होंगे। तो इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट के अंदर इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट बार जाओगे आप, इतने इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इनमें यहाँ कहीं जाके इरेशनल नंबर मिलते हैं तुम्हें, ठीक है, यहाँ ये अंदर जाके कहीं मिलेंगे, इसमें अंदर जाके कहीं मिलेंगे। तो कितने इरेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में समझने की अगर कोशिश करो, किसी भी नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर हम a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, सिंपली ऐसे समझो, हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो दो केसेस हैं, या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। अब याद करो, पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी चीज का रिमाइंडर 0 का मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से काट दे रहे हैं। रिमाइंडर 0 आ गया तो बात खत्म। या फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट वाली वैल्यू आई है तो पॉइंट वाली वैल्यू ऐसे आ सकती है 0.2345, ठीक है, फिर 2345, 2345, या फिर 0.15, या फिर 0.123456 इस तरह से रैंडम नंबर चल रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, पहले भी 0 जरूरी नहीं है, 0 हो, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो कोई दो नंबर हैं, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, यानी कट गया पूरा पूरा, या फिर रिमाइंडर नहीं आएगा, मतलब डेसिमल वाली वैल्यू आएगी। डेसिमल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। तो अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है तो उसके भी दो केसेस हैं,
या तो पॉइंट वाली वैल्यू एक टाइम पे जाके रुक जा रही है, रुकना मतलब खत्म हो जाना, खत्म होने का मतलब टर्मिनेट हो जा रही है, ठीक है। या तो पॉइंट वाली वैल्यू टर्मिनेट हो जा रही है या फिर रुकी नहीं रही है, ये वाली ये चलती चली जा रही है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है कि भाई रुकना ही नहीं चाह रही है, ठीक है, इस तरीके से। अब टर्मिनेटिंग हो गई तो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें भी दो केस हो सकते हैं, क्या कि रुक तो नहीं रही है लेकिन बार बार कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, बार बार कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये वाला सीन है, तो रिपीटिंग है, या इसको रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर रैंडम चल रहा है, कुछ भी नंबर आ जा रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो। ये क्यों बनाई मैंने टेबल, समझो। जो नंबर A/B के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। और जिनका रिमाइंडर 0 मतलब पूरी तरीके से बढ़ गए हैं तो वो यही हैं, तो वो भी होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। जिसका रिमाइंडर 0 नहीं है यानी पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है लेकिन वो टर्मिनेट हो जा रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जा रहे हैं, बस इतना ही इनका आंसर है। तो फॉर एग्जाम्पल 0.25415 ऐसे करके एक नंबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊंगा, 1 1 2 3 4 5 बार 0 लिख दिया, तो ये P/Q के फॉर्म में बन गए। यानी जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब कहानी आई जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो रुक नहीं रहे हैं लेकिन रिपीटिंग है, एक से बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब हो सकता है 0.3333 बार बार आ रहा है, तो 3 का बार भी लिख देते हैं। और नॉन रिपीटिंग है मतलब कुछ भी रैंडम नंबर हो जाएगा, ठीक है, √2 का, √3 का, √5 का, ये सब सीन यही है। तो समझो A/B को डिवाइड किया तो वो रेशनल नंबर है, रिमाइंडर 0 आया तो वो रेशनल नंबर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया और रुक गए तो वो रेशनल नंबर है। कहानी यहां गड़बड़ हो रही है ना, इनमें हमें कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि यार इसको 0.3 को अगर मैं पॉइंट हटा भी दूं तो मुझे नहीं पता कितने 3 हैं यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कितने 0 लिखना है, तो मेरे समझ से ये इर्रेशनल होना चाहिए, ठीक है। और ये तो इर्रेशनल दिख ही रहा है, ये तो अभी हिप्पैसिस ने अपनी पूरी जान दे दी इस पे, ठीक है, √2 पे, तो ये तो समझ में आ रहा है ये तो इर्रेशनल है, ये तो कंफर्म है, तो प्रूफ भी हो गया, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन है। ये वाला हमने 10th क्लास में यही है पहले चैप्टर में मेन चीज, ठीक है, कि ये वाला प्रूफ हो गया कि ये रेशनल नंबर है। पर इसमें मुझे रेशनल लग रहे थे पर ये रेशनल नहीं है। याद करो 9th क्लास में इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था, 0.3 को प्रूफ करना है रेशनल, तब तुम क्या करते थे, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो 3.3 का बार हो जाता था, इसको x मान लेते थे, 10x माइनस कर देते, 9x 3 पॉइंट माइनस करके, वो तुम कैसे भी करके जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, उनको तुमने रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया, तो सब तो रेशनल नंबर में चलेगा, ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, इसका ये वाला केस रेशनल नंबर, इसका ये वाला केस रेशनल नंबर। तो सिर्फ इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनके आंसर कभी रुकते नहीं है और कभी भी रिपीट नहीं होते हैं, रैंडम नंबर चलती है, तो उनको रेशनल कहते हैं। तो रेशनल इर्रेशनल का पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो रेशनल क्या होते हैं, जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। अब एक चीज देखी होगी, हमेशा मैथ में कुछ कंडीशनें देता है, जैसे यहाँ पे कंडीशन देगा Q ≠ 0, इसका मतलब क्या है, देखो किसी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड कर दो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने 0 से डिवाइड किया तो मैथ में वो अनडिफाइंड होता है, मैथमेटिशियनों को पता ही नहीं है अब इसके आगे हमें क्या करना है। तुम्हें लगता होगा इसका आंसर इनफाइनाइट आता है, वो सिर्फ कैलकुलेशन के हिसाब से मान लेते हैं, वरना इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं अनडिफाइंड आता है, हमें नहीं पता। एक तरीके से कह लो ये नाइटमेयर है, 0 से कोई भी मैथमेटिशियन डिवाइड नहीं करना चाहता है, तो सिर्फ 0 नीचे नहीं आना चाहिए ना, तो इसीलिए P/Q के फॉर्म में हो, Q 0 ना हो और P और Q दोनों जो हो वो इंटीजर से बिलोंग करते हो, ठीक है, इंटीजर से बिलोंग करते हो, ये वाला रूल था, तो वो रेशनल हो गए। अपोजिट क्या होगा, P/Q के फॉर्म में लिखे ना जा सकते हो, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आई थिंक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपके कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने रेशनल नंबर पढ़ लिया, इर्रेशनल नंबर पढ़ लिया, पर इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ पे यूज होते हैं ये। तो रेशनल नंबर तो आप रियल लाइफ में देख सकते हो, कोई भी नंबर 1 2 5 7 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख 1 मिलियन, ये सब रेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। ये तो रियल लाइफ में आए दिन आपके आंखों के सामने से जाते होंगे, लेकिन मसला इर्रेशनल नंबर का है, इसको आप कहाँ देखते हो। तो आपने अगर A4 सीरीज के बारे में सुना है, A4 शीट के बारे में सुना है, मेरे पास है एक A4 शीट, ये है, तो इसको सुनो। A4 शीट में क्या होता है, इसकी ये वाली लेंथ जो होती है, ठीक है, और ये वाली लेंथ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं या यूं बोलूं, इनकी लेंथ का रेशियो जो होता है ये वही होता है जिससे हिप्पैसिस की जान गई थी, वो होता है √2। क्या मतलब, क्या है मीनिंग इसका, कह रहा है मान लो इसकी ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका रेशियो 2 आएगा। आपके दिमाग में आता होगा ठीक है इतना बड़ा क्या ही मसला है, कोइंसिडेंट हो गया होगा कि भाई आ गया √2, नहीं, कोइंसिडेंट नहीं है, ये जानबूझ के बनाया गया है। अगर मैं इसको एक बार फोल्ड करूंगा
तो ये A5 सीरीज बन जाएगी। A5 सीरीज में क्या होगा, A5 का पेपर बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को डिवाइड करूंगा, तब भी कितना रेशियो रहेगा, √2 रहेगा। एक बार और फोल्ड करूंगा, ठीक है, A6 बन जाएगी और फिर इसका रेशियो क्या रहेगा, √2 रहेगा, ठीक है। और ये किसी और इरेशनल नंबर के साथ नहीं होता है, सिर्फ √2 के साथ होता है। अगर √3 रेशियो कर दोगे दोनों का, फिर हाफ करोगे तो वो कंसिस्टेंस नहीं रहेगा। पर इसका फायदा क्या है, फायदा ये है, मान लो आपने एक डिजाइन किया A4 शीट पे, ठीक है, इतने बड़े पे आपने एक डिजाइन किया और अब आप चाह रहे हैं कि वो बिल बोर्ड होता है बहुत बड़ा सा, उस पर आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हो। तो अगर आपने ये पेज लगा दिया वहां पे, तो ये कुछ नजर ही नहीं आएगा, इतना छोटा है। तो आप क्या करोगे कि एक नया जो पेज बनाओगे जहां पे आपको ये प्रिंट करना है, जो आपने कंप्यूटर में या फिर इस पेज पे बनाया है A4 साइज पे, एक ऐसा फ्रेम बनाओगे जिसका रेशियो √2 हो, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जब इसकी पूरी चीज उठा के इस पे जूम आउट करके प्रिंट करोगे तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होगी, कंसिस्टेंस स्केलिंग हो गई। कंसिस्टेंस स्केलिंग मतलब कि जूम डाउन चाहो जूम डाउन कर सकते हो, जूम आउट चाहो जूम आउट कर सकते हो, जूम इन जूम आउट, ठीक है, दोनों कर सकते हो। इसका मतलब तुम इसको बड़ा भी कर सकते हो पिक्चर को और छोटा भी कर सकते हो। तो A4 साइज का यही बहुत फायदा होता है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ये हो गई। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि रेशनल और इरेशनल का, वो न्यूमेरिकल के काम में आता है। वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेशनल नंबर है, फॉर से कह लो कोई एक नंबर है जो टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, तो वो अपने आप में ही रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं। और फिर दूसरा नंबर है वो भी टर्मिनेट हो जा रहा है, या फिर अपॉन में लिख सकते हो 2/3 है और एक 4/5 है। कह रहा है अगर मैं रेशनल नंबर में रेशनल जोड़ूंगा तब आंसर क्या आएगा। तो देखो, लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर है पॉइंट के बाद, इसमें भी लिमिटेड नंबर ऑफ नंबर है पॉइंट के बाद। तो अगर जोड़ोगे कि भाई एक टर्मिनेट हो जा रहा है, इसको जोड़ रहे हो एक टर्मिनेट होने वाले नंबर से, तो जो आंसर आएगा वो भी टर्मिनेट होगा ना, वो क्यों ही चलेगा, ठीक है, इतने तो नहीं कैरी दे देगा या उधर चला जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि रेशनल को रेशनल के साथ जब भी प्लस करोगे तो रेशनल आएगा। यही चीज माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ होगी, यानी रेशनल का कुछ भी ऑपरेशन करोगे रेशनल के साथ तो रेशनल आने वाला है। दूसरी बात कि रेशनल का इरेशनल के साथ क्या होगा, तो इरेशनल तुम्हें पता है क्या होता है, जो कभी भी एंड नहीं होते हैं और रैंडम नंबर चलते चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, प्लस करने की कोशिश करते हैं। प्लस में क्या होगा, खुद सोचो, एक ऐसा नंबर है जो कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, उसमें मैं 1 जोड़ दूं या 2 जोड़ दूं या फिर बहुत लंबा सा नंबर जोड़ दूं, लेकिन वो टर्मिनेट हो जा रहा है, तो बहुत में बहुत क्या होगा, जितना बड़ा वो नंबर है इतने नंबर चेंज करके कुछ और आंसर आ जाएगा, लेकिन लास्ट की लाइन तो वही चलेगी जो चल रही है, यानी कि जो आंसर आएगा वो भी उसमें बहुत लंबी सी लाइन होगी, वो रैंडमनेस से। तो इसका क्या आने वाला है, इरेशनल आने वाला है, वही माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ, किसी के साथ भी। अच्छा, इरेशनल का इरेशनल के साथ करोगे तो इरेशनल ले लो, मान लो √2 एक इरेशनल है, ठीक है, माइनस का √2 भी एक इरेशनल है। अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये तो 0 हो जाएगा, कट गया ना ये पूरा, तो ये 0 हो गया। या फिर √2 की डिवीजन कर दूं अगर √2 से, तो 1 आ जाएगा। ये 1 भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो क्या रेशनल आता है प्लस या माइनस करके या मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ठीक है, देख लेते हैं कुछ और नंबर। मान लो नंबर एंड ही नहीं हो रहा है, दूसरा नंबर एंड ही नहीं हो रहा है, दोनों रेशनल हो गए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो कभी एंड ही नहीं होता होगा, यानी इरेशनल भी हो सकते हैं, यानी कंफर्म नहीं है। इन दोनों में कंफर्म था, रेशनल रेशनल 100% रेशनल होंगे, रेशनल इरेशनल या फिर इरेशनल रेशनल 100% इरेशनल होंगे। इरेशनल इरेशनल नहीं पता, नंबर टू नंबर डिपेंड करेंगे कि रेशनल आना है या फिर इरेशनल आना है। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम है इसका, इन दोनों से इतना मतलब नहीं है, ये वाला थोड़ा काम में आएगा। हम जब प्रूफ करेंगे नंबर्स को कि √3 मान लो तुमने प्रूफ किया, तो √3 को तो प्रूफ कर दोगे, जो प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अभी किया है, अब वो ये लिख दे, तब क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है भी, ये रेशनल नंबर है भी, तो आंसर इरेशनल आएगा। तो तुम इसको प्रूफ कर दोगे इरेशनल है और उसको प्रूफ कर दोगे रेशनल है, कह दोगे इरेशनल इरेशनल हमेशा इरेशनल होते हैं। इस तरीके से प्रूफ में काम में आएगा। तो सिंपली क्या होता है कि अच्छा, रेशनल तो पता होंगे ना, P/Q के फॉर्म में होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट इसका। अब थोड़े न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो जैसे √2 प्रूफ किया गया था, वैसे ही √5 हमें प्रूफ करना है। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन यूज कर सकते हैं, जो हिबेसिस ने यूज किया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, √5 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। पहला अजम्पशन हमारा ये होगा, रेशनल नंबर मानने का मतलब ये है कि हम A/B के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे A/B है, आप चाहो कुछ भी लिख लो, P/Q लिख लो, X/Y लिख लो, जो भी चाहो,
ठीक है, a अपॉन b मान लिया। उसके बाद ये चीज और कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या कि ये और डिवाइड नहीं हो सकती। डिवाइड कब होगी? जब दोनों नंबर किसी सेम नंबर से कट जाएंगे, यानी कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा। तो हाँ, इन दोनों नंबरों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो ऐसे नंबरों को कोप्राइम भी कहते हैं। आपकी बुक में इस तरीके से भी उन्होंने कहा है कि ए और बी को कोप्राइम मान लो, तो ए और बी कोप्राइम है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इसको मॉडिफाई करना स्टार्ट करो, इधर भी स्क्वायर कर दो और इधर भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, हम वही तरीका अपना रहे हैं जो हिबिसिस ने अपनाया था अपना। ठीक है, तो अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब वहां पे √2 वाले केस में क्या हुआ था? हमने इवन बता दिया था। तो इवन का मतलब यही था कि जो ए स्क्वायर था वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो इवन बोला था। तो यहां पे देखोगे कि बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो किसी भी नंबर की अगर 5 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर बनेगा वो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 हमने फैक्टर जोड़ दिया है ना। तो बी स्क्वायर इंटू 5 से क्या बनना है? ए स्क्वायर बन रहा है। इक्वल टू का निशान है तो इक्वेट कर दिया इसने। तो ये जो हो गया ये 5 से डिवाइड होता होगा, कंफर्म 5 से डिवाइड होता होगा। तो हाँ, ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। तो वही हमारी थ्योरम के हिसाब से फिर ए भी 5 से डिवाइड होगा। तो हाँ, ए भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे हमने 2 वाले केसेस में हमने इवन नंबर को क्या लिख लिया था? 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है 2c के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 4c लिख सकते हैं अगर 4 से डिवाइड हो रहा है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 और कुछ नंबर की मल्टीप्लाई होगी, वो कुछ नंबर कुछ भी हो सकता है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 5 जा 25, तो ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से वही कहानी, c स्क्वायर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, जो भी नंबर बनेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो क्या नंबर बन रहा है? b स्क्वायर। इसका मीनिंग ये हो गया कि b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। जब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया a अपॉन b सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। यार यहाँ देख लो, a अपॉन b सिंपलेस्ट फॉर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है सिंपलेस्ट फॉर्म? क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अब तो इनके कॉमन फैक्टर है ना एक 5, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं। लेकिन हमने पहले क्या अज्यूम किया था कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब या तो ये बात गलत है या फिर ये बात गलत है। तो ये तो हमें पता है, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था। इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 जो हमने माना था कि वो रेशनल है, वो एक्चुअल में इर्रेशनल नंबर है। तो हैंस प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन के √5 जो है इर्रेशनल नंबर है। अब कोई भी आ जाए, √7, √8, √9, इस √9 जो होगा, देखो फॉर एग्जाम्पल √9 क्या है? किसी एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है ये, मतलब 3 इंटू 3 करोगे तो 9 बन जाएगा। तो √3 वैसे भी 3 होता है, तो 3 रेशनल नंबर हो गया। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको छोड़ के सारे √ इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। देखो हमें इतना तो पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इससे पहले हमने यही किया था। लेकिन अभी उस लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि रेशनल प्लस रेशनल तो रेशनल होंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन रेशनल प्लस इर्रेशनल होते हैं, और यहाँ पे यही कहानी है। वैसे तो आप देख के भी बता सकते हो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, लास्ट वीडियो में प्रूफ किया है। और 2 रेशनल नंबर होता है। तो इर्रेशनल की रेशनल के साथ कुछ भी कोऑपरेशन करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा नंबर जो बनेगा वो एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। अब ये इर्रेशनल हो गया पूरा जो बन के आया। अब इस इर्रेशनल को हम प्लस कर रहे हैं ये रेशनल के साथ, रेशनल को प्लस कर रहे हैं इर्रेशनल के साथ, तो फिर आंसर भी इर्रेशनल आएगा। यानी हमें पता तो है कि हाँ ये इर्रेशनल है, लेकिन मैथ में पता होना और प्रूफ करना बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? सिंपली क्या करो, 3 + 2 √5 को रेशनल मान लो, वही प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। अगर तुम रेशनल मानोगे तो ये a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको ये ना लगे कि a अपॉन b ही आएगा हमेशा, तो मैं x और y मान लेता हूँ। चलो x और y भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, कि x और y के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे x और y एक कोप्राइम नंबर है, 2 कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे? सिंपली देखो, ये 3 अपने आप में अकेला नंबर जो है वो रेशनल है, ये 2 अकेला नंबर रेशनल है, क्योंकि 2/1 3/1। x और y को हम इंटीजर मान रहे हैं ना, क्योंकि हमने अगर इस पूरे को रेशनल माना है तो ये इंटीजर हो गया और ये इंटीजर हो गया, क्योंकि p/q के फॉर्म में होते हैं, p और q इंटीजर होते हैं, q 0 नहीं होता है। तो ये दोनों इंटीजर वैसे मान रहे हो, इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। तो क्या करो, इन सबको एक तरफ ले जाओ। अब जब सबको एक तरफ ले जाओगे और ये इस साइड में बचेगा,
तो रेशनल रेशनल कुछ भी करते रहो रेशनल के साथ, तो रेशनल ही आएगा। जब उधर वाला पोर्शन रेशनल आया तो √5 वहां के हिसाब से रेशनल प्रूफ हो रहा है। इस तरीके से समझो, मैं बता रहा हूं कि अब क्या करो, 3 को उधर ले जाओ, तो 2√5 इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई, उधर जाते ही ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब 2 को भी ले जाओ, ठीक है, तो 2 को जब तुम उधर ले गए ट्रांसफॉर्म करके तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये डिवाइड में आ गया 2। अब क्योंकि ये भी एक इंटीजर है और ये भी इंटीजर है तो ये पूरा नंबर एक रेशनल नंबर हो गया। 3 अपने आप में रेशनल होता है, रेशनल के साथ कुछ भी ऑपरेशन करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो रेशनल ही आना है, तो ये पूरा नंबर रेशनल आया। ये भी रेशनल है, जब रेशनल अपॉन रेशनल करोगे तो भी रेशनल आएगा। जब इधर वाला पूरा पोर्शन रेशनल है तो ये भी तो रेशनल हो गया। तो यहां से तो ये प्रूफ हो रहा है कि 5 एक रेशनल नंबर है। लेकिन हम अभी देख के आए हैं कि हमें पता भी है कि √5 कंफर्म इरेशनल नंबर होता है। तो ये अलग कंक्लूजन कैसे आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है हमारे ही बात का। कहां पे हो रहा है, हमने जहां पे ये अज्यूम किया था कि ये पूरा का पूरा नंबर एक रेशनल नंबर है, तो हेंस प्रूफ के 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्ट पैदा कर रहा है। अब समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, कुछ भी आ जाए तुम्हारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत लंबा सा लिख दूं, 7 + 2 - 3 √5 × 6, ये एक नंबर लिख दिया। इसको उसने कह दिया इरेशनल नंबर प्रूफ करो। देखो इरेशनल तो होगा, क्यों, क्योंकि एक इरेशनल आ गया। अब एक इरेशनल आ जाता है, फिर दूसरा भी अगर रेशनल, कितने भी रेशनल आ जाए तो बनना इरेशनल ही है। लेकिन प्रूफ करना है तो क्या करो, सबको उधर ले जाओ। पहले तो उसको तुम रेशनल मानना, पूरे को अजम्पशन लेना, सबको उधर ले जाओगे। जब सारे रेशनल एक तरफ हो जाएंगे तो सब जब रेशनल होते हैं तो पूरा आंसर भी रेशनल आता है, तो सबका आंसर रेशनल आएगा उस साइड में। तो इधर वाला बेचारा √5 अकेला ये कहेगा कि मैं रेशनल हूं, लेकिन वो तो रेशनल नहीं है, हमें पता है। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया। तो हमने क्या गलती कर दी, हमें यहाँ पे अज्यूम जब किया कि अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये गलत अज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे वाले क्वेश्चन पे देखते हैं जाके। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूफ फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स, फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, जितने भी ये नंबर्स हैं इन सबको इरेशनल प्रूफ करना है। मैं अभी आपको बता चुका हूं, इनमें कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ लो जो आपको पहले से पता हो कि वो इरेशनल नंबर है, बस यही काफी है हमारे लिए। तो इसमें आप √2 पकड़ लेना, ठीक है, और इसमें आप √5 पकड़ लेना, इसमें √2 पकड़ लेना, क्योंकि ये तो हम पहले ही प्रूफ करके आ चुके हैं। √2 पे तो पूरा चैप्टर ही बना था, ठीक है, बेसिस ने अपनी जान दे दी थी। तो अब यहां से क्या करोगे तुम, 1/√2 को एक रेशनल नंबर मान लोगे। अब जब तुमने रेशनल नंबर मान लिया तो इन दोनों को इंटीजर माना होगा, तो ये भी रेशनल हो गया, ठीक है। अब जब तुम 2 को इधर ले जाओगे, तुम्हें क्या करना है, सिंपली जिसको तुम्हें पता है कंफर्म कि वो इरेशनल है वो एक तरफ रोकना है, बाकी सबको दूसरी साइड में ले जाना है इक्वेशन के। अब इसको 1 को ऐसे तो ले जा नहीं सकते कहीं पर, ठीक है, तो पहले 2 को उधर ले जाओ, पहले 2 को उधर ले जाओ, फिर बाकी सबको इधर ले आओ। तो 2 को इधर ले जाओगे तो ये √2 यहां आ गया, फिर b को इधर ले आओ तो b आ गया, a को इधर ले आओ तो ये क्या हो गया, √2 = b/a हो गया। अब b क्योंकि एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, और इंटीजर जो होते हैं वो डिवाइड करके भी रेशनल नंबर बनाते हैं, तो ये पूरा पोर्शन रेशनल बन रहा है और ये पूरा पोर्शन इस पूरी पोर्शन के बराबर है, तो ये भी भाई रेशनल हुआ। लेकिन √2 तो हमें पता है कि वो इरेशनल नंबर होता है। इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी अज्यूम करने में। कहाँ गलती कर दी, हमने वहां गलती कर दी जहां पे √1/√2 को रेशनल नंबर माना था। तो हेंस प्रूफ के √1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। सेम कहानी इसके साथ चलेगी, 7/5 = a/b, √5 = a/b डिवाइडेड बाई 7। मैंने ऐसे साइन लगा दिया, आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, वैसे मैंने ऐसे साइन लगा दिया है। तो ये क्योंकि रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर की रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन करो आना रेशनल नंबर है, हम प्रूफ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो √5 जो है यहां से रेशनल प्रूफ हो रहा है, लेकिन √5 तो रेशनल नंबर नहीं होता है, उसको हम इरेशनल प्रूफ कर सकते हैं। इसका मतलब हेंस प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, तुम लिख दो यहाँ पे यहाँ पे लिख दो तुम कि हेंस प्रूफ by contradiction that √5 is irrational number। ठीक है, अच्छे से राइटिंग में लिख लेना आप, ऐसे ही सेम ये प्रूफ कर देना है। 6 + √2 = a/b मान लो, ठीक है। √2 को a/b
और ये माइनस का 6 के फॉर्म में ले आओ। ये सारा रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये तो रेशनल नंबर नहीं है, तो हेंस प्रूफ बाय अ कॉन्ट्रडिक्शन कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। सिंपली क्या करो, वो नंबर जो आपको देखते ही पता लग जाए कि ये रेशनल नंबर है उसको इक्वेशन के एक तरफ रोक लो, बाकी इस इक्वेशन को सारी चीजें इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाओ। इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, आगे वाला चैप्टर में मिलते हैं।